और रिवीजन क्लासेस है तो इसमें हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करने की और उनको टच करने की कोशिश करेंगे। जो भी इनमें इम्पोर्टेंट पार्ट हैं एग्जामिनेशन पर्पस से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बार बार पूछे जाते रहे हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम इसमें कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान हम इन ऑनलाइन क्लासेस में यूनिट वाइज इनको डिवाइड करके यूनिट के अकॉर्डिंग हम इनको टीच करने की लर्न करने की कोशिश करेंगे आपस में। और इनमें बेसिकली यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, इस तरह से 5 यूनिट्स हैं और 5 डेज में हम पर्टिकुलरली आज स्टार्टिंग के डे को छोड़कर डेली एक यूनिट को कंप्लीट करने की इसमें हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का प्रोग्राम का जो कोर्स है वो अभी कंप्लीट हो चुका है हमारे जो एसओएल के जो सेंटर्स हैं, जो कॉलेजेस हैं उनमें। और इसके बाद में रिवीजन क्लास जो प्लान की गई है ये प्रोग्राम कोर्स के लिए है। और स्पेशली ऑनर्स कोर्स के लिए भी सेम ऐसे रिवीजन क्लासेस हम 1 मंथ के बाद में फिर से प्रोवाइड कराएंगे और उसमें भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं, इसका पार्ट बन सकते हैं इस क्लास का। तो बेसिकली जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हैं इसमें हम यूनिट फर्स्ट की बात करें तो इसमें बैंकिंग की डेफिनेशंस, टाइप ऑफ बैंक्स, टाइप ऑफ डिपॉजिट्स, कस्टमर एंड बैंकिंग रिलेशंस, फॉरेन बैंक का इंडिया में जो स्केल है या सेक्टर है, फॉरेन बैंक पॉलिसी है, वो सब इसमें है। और कुछ क्रेडिट इसमें सिस्टम को भी फर्स्ट यूनिट में कवर किया गया है। क्रेडिट सिस्टम को भी, कस्टमर्स के जो क्रेडिट जो उनकी नीड हैं और बैंक की जो क्रेडिट पॉलिसीज हैं इन इंडिया में वो सारी इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है, कवर किया गया है। और ओरिजिन ऑफ बैंकिंग में भी इसमें बैंकिंग हिस्ट्री के पार्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। हिंदी में आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं क्योंकि मैंने एसओएल की क्लासेस में ये एक्सपीरियंस किया कि जो कॉलेज जो अपने पीसीबी क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस हैं, उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बेसिकली हिंदी में या बाइलिंगुअल पढ़ना प्रेफर करते हैं बजाय अपने इंग्लिश लैंग्वेज के कम्प्लीटली, क्योंकि उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है। और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े हुए ऐसे हैं जिनको हिंदी में नॉलेज चाहिए या हिंदी में उनको टॉपिक्स कवर करना है। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हम बैंक के बारे में स्टार्ट करते हैं। वैसे जो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बेसिकली उसमें कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओनली वन साइडेड क्लास होती है। बट रिवीजन क्लासेस में हमारा कम्युनिकेशन इसमें स्टार्ट है, आप लोग भी अपने व्यूज़ दे सकते हैं। और फर्स्ट में हम बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फिर बैंकिंग अपने इसके बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में। तो बैंकिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो बैंकिंग की स्टार्ट मानी जाती है, पहले इंडिया के पर्पज से मैं बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड में फर्स्ट बार बैंकिंग सिस्टम कहाँ से आया था और हमारे बैंकिंग टर्म हमारे कहाँ से स्टार्ट हुई थी। इंडिया में जो बैंकिंग थी, मोस्ट ऑफ बैंकिंग वो रिलेटेड थी साहूकार सिस्टम से, सेठ और साहूकार जो सिस्टम था उससे। इंडिया में, हमारे भारत देश में लंबे टाइम से बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, बट उसका नेम बैंकिंग नहीं था, उसको जगह जगह अलग अलग नेम से जाना जाता था। और बेसिकली उसमें साहूकार और सेठ इन्वॉल्व होते थे, जो लोगों को पैसा उनको उपलब्ध करवाते थे, या उस टाइम पे जो भी मुद्राएं चलती थी, काफ़ी 2000 साल 1500 साल पहले का हमारा लगभग इतिहास रहा है, यहाँ पर हिस्ट्री है हमारी। और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से बैंकिंग इन इंडिया में चल रही है। जो सेठ और साहूकार होते थे वो पैसा लोगों को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उपलब्ध करवाते थे और उसके बाद में उनसे मोटे दर पर ब्याज लेते थे, या उसके बदले में कोई भी चीज़ जिसको हम प्रतिफल बोलते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट का मीन सिर्फ मनी से नहीं है,
इंटरेस्ट का मीन जो भी साहूकार या सेठ को इंटरेस्ट होता था, यहाँ तक कि जमीन या फिर उन्होंने जिस चीज़ की प्रोडक्टिविटी की है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे, मान लो हमारे यहाँ बर्तन बनाने वाले लोग हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, अगर उन्होंने कर्जा लिया है सेठ से, साहूकार से, तो जरूरी नहीं है कि वो इंटरेस्ट के रूप में मनी ही उनसे वापस लें, वो उनके बाद भी उसके अलावा भी उनसे बर्तन ले सकते हैं मिट्टी के, या कोई भी चीज़ ऐसी ले सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट की हो, और उसी को ही वो प्रतिफल मानते थे, उस ब्याज के रूप में अपने जो धन दिया है उसका। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में चाणक्य ने 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास चाणक्य ने भी अपने ग्रंथों में इस चीज का उल्लेख किया है, जो आपको मेरी आगे की स्लाइड में मैं शो करना चाहूंगा। स्लाइड सभी को शो हो रही है? यस सर। तो ये जो टॉपिक है इसमें डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया है, इसमें ये चीज बताई गई है कि अगर हम बैंक की बात करें, बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें, तो 13th सेंचुरी में फर्स्ट बिल एक्सचेंज हुआ था। बिल एक्सचेंज क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे। बिल एक्सचेंज में नॉर्मली जो माना जाता है वो ये है कि मुझे जाना है और किसी चीज के लिए पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर पैसा जमा करवा के, पैसा दे के, या फिर अपने साहूकार से एक हुंडी लिखवा लेता था, एक बिल लिखवा लेता था उनसे, और उसको दूसरे शहर में जाके दूसरे साहूकार को देता था, और वो मुझे अपनी जरूरत का पैसा या जिसे भी देना होता था उसको वो पैसा दे देते थे मेरे कहने पे। इसको हुंडी बोलते थे, और एक्सचेंज ऑफ बिल भी इसी का ही नेम है इंग्लिश में, जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी में हुंडी बोलते थे इसको, जो हजारों सालों से इन इंडिया में, अपने यहाँ पे इंडिया में चलती आ रही है ये चीजें। और इसमें हम बात करें तो 1640 से पहले, 1640 से पहले यहाँ पर कोई भी बैंकिंग वर्ड नहीं था। बैंकिंग वर्ड जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 1614 के बाद में, 40 के बाद में ही इंट्रोड्यूस हुआ, इसके बाद में ही अस्तित्व में आया, और इसके बाद में ही चलन में बढ़ा, ठीक है। और जो बात करते हैं अपने इसमें फर्स्ट बैंक की, अगर बोला जाए जो रिकॉर्ड में है वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट बैंक माना जाता है, या फर्स्ट बार बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना माना जाता है, जो रिटर्न में है, जिनके साक्ष्य मिले हैं, जिसके सबूत मिले हैं, वो है बेबीलोन में 2000 BC के आसपास बैंकिंग के लिए, ठीक है। उसमें सेविंग का, सेफ कीपिंग का, इनमें उसके प्रमाण मिले हैं, वो चीजें वहां से कलेक्ट की गई है बैंकिंग सिस्टम में कि यहाँ भी ऐसा होता था, बेबीलोन में भी। इसके बाद चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 300 BC में उन्होंने इस चीज को लिखा। चाणक्य ने डेट शायद यहाँ पर गलत मेंशन है या पता नहीं, 300 BC में चाणक्य ने अर्थशास्त्र में ये चीज डिस्क्राइब की थी, और उन्होंने इसमें जो पावरफुल जो सिस्टम था साहूकार का, सेठों का, यहाँ तक कि जमींदारी प्रथा का, उन्होंने इस चीज का पूरा उल्लेख किया कि किस तरह से जमीन को गिरवी रख करके और पैसा लिया जाता था उस टाइम पे, किस तरह से अपनी कीमती कोई भी चीज को, या हमारे कमाने की कला को, उस समय आर्ट को भी गिरवी रखा जाता था कि अगर किसी के पास में कोई कला है कमाने की जिसके द्वारा वो अर्न कर सकता है, तो उस चीज को भी वो गिरवी रख सकता है, तो उस चीज को भी वो मॉर्गेज रख सकता है, और उसके बाद में उस मॉर्गेज के बदले में वो मनी ले सकता है, और बाद में मनी को वो वापस करके और अपनी आर्ट की जो उसकी जो पेटेंट है उसको वो वापस ले सकता है। मतलब उस टाइम पे ऐसा भी होता था कि मान लीजिए अभी जैसे बर्तन बनाने वाला ही मैंने आपको दिया था कुम्हारों का उदाहरण, अगर कोई बर्तन बनाता है तो वो अपनी इस आर्ट को भी साहूकारों के पास में गिरवी रख सकता था, तो वो जितने भी बर्तन बनाएगा और उनको सेल करेगा, तो उसके बाद में उसे जो रिटर्न मिलेगा वो उस जमींदार को देगा, या उसका एक पार्ट उसको देगा वापस। तो इस तरह का सिस्टम भी वहां पर था। फिर चाणक्य ही आगे इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में अगर बात करें कि वहां मर्चेंट बैंकिंग भी थी, जिसमें वो डिपॉजिट्स को भी रिसीव करते थे, एडवांस लोन भी देते थे, और हुंडी भी इशू करते थे। तो हुंडी का मैंने आपको बताया था कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर, या फिर एक साहूकार से दूसरे साहूकार को पैसा ट्रांसफर करने पर, या उसको चुकाने के लिए हुंडी लिखवाते थे, लेटर ऑफ ट्रांसफर। मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ, या मैं यहाँ से दिल्ली से बंगाल जा रहा हूँ, और वहां पर मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं यहाँ के साहूकार से, यहाँ के सेठ से एक लेटर ऑफ
ट्रांसफर ले लेता था, जिसको हुंडी बोलते थे। और वहां जाकर मैं सिर्फ उस साहूकार को या उस सेठ को एज लाइक मर्चेंट बैंकिंग उनको ये देता था, एज लाइक चेक मैं उनको देता था, और वो मुझे रिटर्न में मनी देते थे, या मेरे कहने पे किसी और आदमी को वो मनी देते थे, तो इसको हुंडी बोलते थे। और ये चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है। जैन स्क्रिप्ट्स, उन्होंने भी दो बैंकर्स के नेम दिए थे, जो कि दिलवाड़ा जैन मंदिर हैं, ये राजस्थान के पाली जिले में है। दिलवाड़ा एक बहुत प्राचीन जैन मंदिर है जो राजस्थान राज्य के पाली जिले में है। वहां पर भी माउंट आबू, आप सभी लोगों ने सुना होगा, सिरोही में, पाली में माउंट आबू है। तो माउंट आबू के पास में जो दिलवाड़ा टेम्पल है, उसमें 1197 में इन इंडिया में, और राजस्थान में राजपूताना स्टेट में, उस टाइम के राजपूताना स्टेट में 1197 में और 1247 में दो बार उनको ये चीज का मिला, जिसमें उन्होंने देखा कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम काफी पुराना है। और उस टाइम पे वहाँ के सेठ जो साहूकार थे, वो कम्युनिटी को मनी देते थे और उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते थे, उनको रिटर्न पे करते थे, और उनसे अपने दिए हुए लोन एंड एडवांस के लिए उनसे इंटरेस्ट लेते थे। तो इस टाइप का बैंकिंग सिस्टम, एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ने जाएंगे इंडिया में बैंकिंग का ओरिजिन कहाँ से है, नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा, जिसमें आरबीआई भी आएगी, या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का क्या सिस्टम रहा था 1925 में, या फिर हम बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से, कौन कौन सी बैंक्स के मर्जर के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन थे, और प्रेसिडेंसी बैंक क्यों बने, किस लिए प्रेसिडेंसी बनाने की, बैंक बनाने की स्टार्टिंग हुई, किस लिए उनकी जरूरत हुई प्रेसिडेंसी बैंक बनाने की। तो ये सारी चीजें, और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को जिन बैंकिंग सिस्टम की नीड थी, वो कौन कौन से बैंक थे, या ऐसी क्या उनकी नीड थी जिसके लिए उनको इंडिया में भी बैंकिंग सिस्टम चाहिए था पूरा एकदम कंट्रोल। तो ये सारी चीजें अभी हम आगे की यूनिटों में भी कवर करेंगे, कुछ पार्ट हम इस यूनिट में भी कवर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें फर्स्ट बैंक, जो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था, वो था बैंक ऑफ वेनिस। अभी मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा, इसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जब मैं क्लास में पढ़ाने गया, तो उस टाइम पर मैंने काफी चीजें देखी, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा भ्रमित थे, कहने का मतलब उनके पास में फैक्ट जो थे काफी सारे एकदम सही नहीं थे, ट्रू फैक्ट नहीं थे। उन्होंने उनको कलेक्ट किया था यूट्यूबर से, किसी की यूट्यूब वीडियो देख के, कहाँ से कभी कहाँ से उन्होंने उस चीज को कलेक्ट किया। उसमें किसी में इंडिया का फर्स्ट बैंक आरबीआई को बताया गया, किसी में इंडिया का फर्स्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बताया गया, और किसी में वर्ल्ड के फर्स्ट बैंक का तो उन्होंने खैर जिक्र ही नहीं था, क्योंकि यूट्यूबर्स इतनी नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया का, अपने वर्ल्ड का जो सबसे पहला जो बैंक था, फर्स्ट बैंक था, वो था बैंक ऑफ वेनिस। इसको आप नोट कर लेना। और यहाँ पे जो फैक्ट हैं वो एकदम राइट फैक्ट हैं, आप इन्हीं के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स राइटिंग करके आना, यूट्यूब पे आप मत जाना इस चीज के लिए। पॉसिबिलिटीज होगी तो हमारी क्लासेस को भी हम यूट्यूब पे अपलोड कराने की कोशिश करेंगे, या फिर एक सेशन आपका बिफोर एग्जामिनेशन 2-3 आवर्स का हम एग्जामिनेशन पर्पज से, आंसर राइटिंग पर्पज से हम उसमें ले लेंगे। उसमें भी आपको बता देंगे कि किस तरह से सब्जेक्ट अप्रोच आपको करनी है, क्वेश्चन अप्रोच आपको करनी है, किस तरह से आंसर राइटिंग करने हैं। ठीक है, बात करते हैं बैंक ऑफ वेनिस की, जो इटली में था। ठीक है, और 1157 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और इसमें बैंक ऑफ वेनिस को फर्स्ट बैंक वर्ल्ड का इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें बैंकिंग की कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, या इसके कोई ब्रांचेस थी, या ये एकदम पर्टिकुलर बैंकिंग सिस्टम में था। बट जब बैंक ऑफ वेनिस ओपन हुआ, तो जो गांव था वहाँ का, उसमें उन्होंने बहुत बिल्कुल वेल सेटल लेवल पे इन्होंने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, जिसमें उसको वो जो जिसकी भी डिपॉजिट है उसको वो रिटर्न में लिखते थे, और जिसको भी लोन एंड एडवांस दिया है उसको वो रिटर्न में लिखते थे। उस एडवांस पे, उस लोन पे हम कितना रिटर्न, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं उसको वो रिटर्न में लिखते थे। और पूरा रिकॉर्ड जो उस टाइम पे पत्तों पे, या जो भी अवेलेबल था उस टाइम पे, जो उनके लिखने की थी, कपड़ों पे, पत्तों पे, जब भी जो भी अवेलेबल था उस टाइम के अकॉर्डिंग, उस पे वो उस रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, यहाँ तक कि पत्थरों पे भी।
शिलालेखों पे भी इस चीज के काफी सारे प्रमाण मिले हैं बैंकिंग सिस्टम्स के। और इसी चीज इन्हीं प्रूफों की वजह से बैंक ऑफ वेनिस को फर्स्ट ऑथोराइज बैंक डिक्लेयर माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड की फर्स्ट बैंकिंग सिस्टम का फर्स्ट बैंक ये है। सेकंड, हम बात करें मॉडर्न बैंकिंग की बात करें तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था गोल्ड स्मिथ ने, ठीक है, इंग्लिश गोल्ड स्मिथ आफ्टर 1640। ये मॉडर्न है, बट इससे पहले भी इंडिया में बैंकिंग सिस्टम था। हमने वर्ल्ड के फर्स्ट बैंक की बात की, और अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो साहूकार और सेठ का था, राजाओं का था, रजवाड़ों का था, ठीक है। इसके बाद में अगर बैंकिंग वर्ल्ड की बात करें तो वो आया 1614 के बाद में, और 1640 में ही इंग्लिश गोल्ड स्मिथ ने बैंक स्टार्ट किया। हालांकि ये ज़्यादा नहीं चल पाया था, बेसिकली इनका गोल्ड का भी मतलब जो हम आज बात करते हैं, जो आज हमारे पास फंडामेंटल्स हैं गोल्ड लोन के, ये गोल्ड स्मिथ के टाइम से चले आए। हालांकि एक नेम है, बट रिकॉर्ड में ये भी चीज़ें हैं कि ये गोल्ड भी लेते थे, ये और चीज़ें भी लेते थे, ये मनी भी लेते थे, मनी के अलावा ये डायमंड वगैरह भी लेते थे। डील काफ़ी मतलब इनका ब्रॉड था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं चल पाया था। फिर हम बात करें द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी तो देखी होगी, बट बैंक ऑफ हिंदुस्तान का शायद आपने नेम नहीं सुना होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स या मोस्ट ऑफ अदर पर्सन बताते हैं कि इंडिया का फर्स्ट बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है या प्रेसिडेंसी बैंक है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट बैंक आपको काफ़ी सरप्राइज होगा जान के कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और 1770 में ये स्टार्ट हुआ था। हालांकि स्टार्ट इसे फॉरेनर ने ही किया था और इंग्लिश पीपल ने इसे स्टार्ट किया था, जिसका नेम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक है। एक इंग्लिश एजेंसी थी कैलकाटा में। कैलकाटा में ही ये क्यों हुआ, आप सभी के फंडामेंटल इसमें क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की जो स्टार्टिंग स्ट्रांगली जो रिकमेंडेशन थी, जो उनके लिए काफ़ी कंफर्ट जोन था, वो था बंगाल, स्पेशली वेस्ट बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में पूरा इंग्लिश पूरा ब्रिटिश सिस्टम एस्टेब्लिश था। उन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट भी बना रखे थे, सुप्रीम कोर्ट भी बना रखे थे। कभी सुना है इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में था? इंडिया का फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल था, क्योंकि सारी चीज़ें फर्स्ट राम वहाँ पे चलाई गई थी, वहीं पे उनके पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, क्योंकि ब्रिटिशियंस का आने जाने का रास्ता और कंफर्टेबल जोन उनका वही था। तो उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत की, या बैंकिंग सिस्टम की जो उनको नीड थी, वो भी उन्होंने वहीं से ही स्टार्ट की, कलकत्ता से। और कलकत्ता में ही उन्होंने बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से एक बैंक स्टार्ट की, जो कि अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्टार्ट की थी। ये भी नहीं चला था, ये बैंक भी कुछ टाइम बाद बंद हो गया था, और उसके रीजंस क्या थे उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। आपको बाकी सारी चीज़ें बुक में मिल जाएंगी, आप पॉइंट बुक में पढ़ सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बुक में पढ़ सकते हैं, बट जब आप लिखने जाओगे तो एग्जामिनेशन टाइप में आपको बुक की सारी चीज़ें एज इट इज़ याद नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो विद कॉन्सेप्ट वो आपको याद होगी। एजुकेशन सिस्टम में अगर किसी चीज़ में 5 पॉइंट हैं, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि आप उस चीज़ को, उस आंसर राइटिंग को सिर्फ 5 क्वेश्चन में या 5 पॉइंट में, मतलब नॉट क्वेश्चन, 5 पॉइंट में उसको डिस्क्राइब नहीं करें। आप अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें दिखाएं। उस 5 को कैसे 7, 8 या 10 तक आप ले जा सकते हैं अपने समझ के अकॉर्डिंग। आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ में 5 पॉइंट है, आप उसको 7 कर देते तो कोई आपके मार्क्स काटने नहीं बैठा है, आपके मार्क्स एक्स्ट्रा ही हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिविटी, बिकॉज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर आप अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, आप अपने ब्रेन में उस चीज़ को किसी और चीज़ से लिंक करके उसको आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा जल्दी याद भी होगा और आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा जिसको आप एग्जामिनेशन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर बैंक ऑफ हिंदुस्तान को आपको याद करना है तो आप बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो मूवीज भी है, हिंदुस्तान हमारे देश का नेम भी है, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान काफ़ी अट्रैक्टिव वर्ड है। 1770 में ये इंट्रोड्यूस किया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने, जो कि एक इंग्लिश कंपनी थी,
और कलकत्ता में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इस कंसेप्ट को याद रखना, क्योंकि अंग्रेजों का, ब्रिटिशियंस का सारा वर्क जितना भी था, या एस्टेब्लिशमेंट था, या इंफ्रास्ट्रक्चर था, या स्ट्रक्चर था, कंप्लीटली कलकत्ता में ही था, कंप्लीटली वेस्ट बंगाल में था, उससे बाहर नहीं था। वो उनकी मजबूरी थी उससे बाहर राज करना, उससे बाहर इन चीजों को बढ़ाना। इंडिया के गवर्नर तक वो वहीं पे बिठाते थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल एंड अदर्स को। तो इसको आप कनेक्ट करें इस चीजों के साथ में और इस तरह से याद करें। और ये 1782 में फेल हो गया था विद द क्लोजर ऑफ द एजेंसी हाउस। बट रियल जो इसका रीजन है वो एजेंसी हाउस के क्लोज होने पे नहीं था। इस अलेक्जेंडर एंड कंपनी जो इंग्लिश एजेंसी हाउस थी, इसने और भी बहुत सारे वर्क्स किए थे, सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं था, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में भी ये एक्सपर्ट थे। इसके अलावा ये काफ़ी सारे कामों में डीलिंग करते थे। इनकी अलेक्जेंडर एंड कंपनी की काफ़ी सारी सेल के लिए, काफ़ी सारे गुड्स सेल के लिए, गुड्स इंपोर्ट के लिए, गुड्स एक्सपोर्ट के लिए इनकी कंपनीज थी, इनकी ब्रांचेस थी। और ऑल ओवर इंडिया इनकी सप्लाई थी, जो भी नीड ब्रिटिशियंस को उस टाइम पे होती थी ये प्रोवाइड कराते थे। यहाँ से जो चीज़ें, मसाले, स्पाइसेस, जो भी चीज़ें यहाँ से इनको अच्छी लगती थी वो वहाँ एक्सपोर्ट करते थे। तो इस टाइप से थे। तो इंग्लिश हाउस क्लोज नहीं हुआ। रीजंस क्या थे कि इंडियंस का बैंकिंग सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं था। सेकेंड रीजन कि उस टाइम पे जो पैसा था इन्वेस्ट करने के लिए या बैंक में रखने के लिए, या मुद्राएं थी, बेसिकली उस टाइम पे मुद्राएं ज्यादा प्रचलित थी। आज के टाइम में हम सिक्के बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कॉइन्स, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, यहाँ तक कि अपने कांच के, शीशे के सिक्के हुआ करते थे, मिट्टी के सिक्के हुआ करते थे, तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तो वो हमारे यहाँ की प्रचलित मुद्राएं थी। ऐसे कोई उसमें अपने डॉलर का या फिर इंडियन रुपीस का कोई नोट नहीं हुआ करता था पर्टिकुलर। उस टाइम पे सिक्के ही थे, मुद्राएं थी उस टाइम पे जो चलती थी। तो उनको आप काफी अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे। हमारे इंडियंस की जो बैंक है ना वो है मटका। हमारे जो इंडियंस की बैंक है ना वो है जमीन। आपने सुना होगा हमारे एल्डर से कि उसके फादर ने वो पैसे मिट्टी में रख के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिट्टी के बर्तन में रख के, मटके में रख के, घड़िए में रख के, और उसको दबा दिया था मिट्टी में। और इस तरह से उसके ऊपर खाट बिछा के, अपना बेड बिछा के, अपना पलंग बिछा के सो जाते थे। कहीं किसी चूल्हे के नीचे, कहीं किसी चक्की आटे पीसने की उसके नीचे उन्होंने उस चीज को सेव कर रखा था, अपने मनी को, अपने पैसे को, जो उन्होंने इकट्ठा की थी, जो उन्होंने मुद्रा, जो उन्होंने कॉइन्स इकट्ठे किए हुए थे, जो उस टाइम पे प्रचलित थे, जो उस टाइम की मुद्रा थी, मतलब मनी थी उस टाइम की, उनको उन्होंने इस टाइप से अपने बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट किया हुआ था। बट उसका कोई रिटर्न नहीं था। आपने 5 कॉइन रखे तो 5 कॉइन ही वो 100 साल बाद में मिलते थे। उसका कोई रिटर्न नहीं था, कोई यूज नहीं था, और मार्केट में वो मनी कम भी हो जाती थी। क्योंकि जब हम मार्केट में चल रहे 100 सिक्कों में से 5 सिक्के अपने घर में दबा के रख देंगे किसी बर्तन में, तो 95 है मार्केट में, यानी कि उसकी कमी हो गई, शॉर्टेज हो रही है। तो इस टाइप से इन चीजों का रिलायबल नहीं होने की वजह से, इंडियंस का बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं होने की वजह से, और स्पेशली उस टाइम के जो सेठ थे, साहूकार थे, उस टाइम के जो राजा थे, रजवाड़े थे, उनका वैसे भी ब्रिटिश बैंकिंग सिस्टम की ओर किसी भी तरह का कोई भरोसा नहीं था। वो बिलीव नहीं करते थे इनके ऊपर कि हमारी मनी सेफ नहीं है, इसलिए हम क्यों इन्वेस्ट करें, हम क्यों जमा कराएं, हम क्यों इनसे 2 रुपए के लालच के लिए करें। और उस टाइम पे वैसे भी इंटरेस्ट रेट कितनी होगी ये आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हर किसी को उस टाइम पे नीड नहीं होती थी मनी की। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन बिलीव का था। वहाँ कोई बिलीव नहीं था, कोई भरोसा नहीं था उनके ऊपर, और लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया उनके बैंकिंग सिस्टम में। वहाँ पे राजे रजवाड़ों, सेठ साहूकारों ने अपनी मनी उनके पास में सुरक्षित नहीं की, इन्वेस्ट नहीं की। किसी तरह का लोन एंड एडवांस सिस्टम, बजाय बैंक के पास जाने के वो साहूकार के पास जाना एक इजी वे समझते थे। और उनको वो जाना पहचाना व्यक्ति भी लगता था, चाहे वो कितना ही टॉर्चर करता हो। हमने सुना हो कि काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरेस्ट रेट होती थी, वो शोषण करते थे समाज का, सोसाइटी का वो शोषण करते थे, उनसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेते थे, लगान लेते थे, जो भी सिस्टम लेते थे। लेकिन वो आम आदमी, उस टाइम की पब्लिक उन्हीं के ऊपर ही बिलीव करती थी, उन्हीं के ऊपर भरोसा करती थी, वो उनको जाने पहचाने लगते थे। तो उनकी जितनी भी ज़रूरतें होती थी डेली की, वो उनसे ही वो चीज़ें लेना प्रेफर करते थे। ठीक है। तो
इंडिया का फर्स्ट बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक बैंक ऑफ वेनिस। ईयर्स दोनों के आप रख लेना, रट लेना, क्योंकि बैंक ऑफ वेनिस था 1157 में एंड बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 में। दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज ऑफ अगर आप इसको कहीं मेंशन करते हैं अपने आंसर राइटिंग में तो आपके मार्क्स ही इंक्रीज होंगे और आपकी नॉलेज, आपकी क्रिएटिविटी उसमें झलकेगी कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें और टर्म्स याद हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, माइक ओपन हुआ है किसी का? माइक ऑन हुआ है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, फर्स्ट बैंक जो था मॉडर्न सेंस में वो बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ। बैंक ऑफ बंगाल बोल लो उसे या प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बोल लो। ठीक है, वो हुआ 1806 में, 1806 में। ठीक है, और बैंक प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, अब मैंने जो आपको एक चीज क्लियर की थी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हमारे उस टाइम के इंडिया का जो अपने क्या बोलते हैं डेवलपमेंट था, बेसिकली सारा के सारा बंगाल में हुआ और स्पेशली वेस्ट बंगाल। प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लो जो भी है। हाँ, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसकी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो क्यों बना? क्योंकि सारा ब्रिटिश एम्पायर वहीं पे था। बट बेसिकली जो प्रेसिडेंसी बैंक थे वो जो हमारे प्रेसिडेंसी बैंक स्टार्ट हुए वो राजाओं के बैंकों से उसको जोड़ा जाता है। प्रेसिडेंसी ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ पटियाला, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ अपने मतलब प्रेसिडेंसी बैंक तीन ही रहे हैं, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे या बंगाल। ठीक है, इस टाइप से जो प्रेसिडेंसी बैंक रहे वो अंग्रेजों ने खोले थे, वो ब्रिटिशियंस ने खोले थे, उनको नीड थी। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में खुला और बंगाल में खोला। स्ट्रांगली रिकमेंडेड, रीजन आपको पता होगा क्योंकि ब्रिटिशियंस का एम्पायर सारा के सारा वहां था और उन्होंने अपने खुद के स्ट्रेंथ के लिए, अपने खुद को अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने जो ऑल ओवर इंडिया से कलेक्टिव मनी थी उसको रखने के लिए प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल की उन्होंने वहां पर स्थापना की, उसको एस्टेब्लिश किया 1806 में। ठीक है, इसके बाद हम अभी स्टेट बैंक की बात करेंगे। वो मैं कल्चर बीच में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर था उसको मैंने इसमें मर्ज कर दिया था, बट स्टेट बैंक अलग है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर वो अलग है, ये प्रेसिडेंसी बैंक है ओनली। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं इंडिया Excuse में me, sir. सच मर्चेंट बैंकर्स वर नॉन एज सेठ, Sir. दे इशूड हुंडीज। ये तो हमने टॉपिक क्लियर कर लिया था कि सेठ साहूकार कौन थे और जब उन्होंने हुंडीज इशू की या जो भी चीज थी। हाँ, अभी आपके क्वेश्चन को सुनेंगे। खुशी, एक मिनट रुको आप। ठीक है, फंक्शंस ऑफ बैंक से पहले हम बैंक के डेफिनेशन एंड फंक्शंस पे बात करेंगे, डेफिनेशन पे। और 1 मिनट पे पानी वगैरह एक बार।
हाँ बोलिए दिव्या। सर प्रेसिडेंसी बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में मतलब डिफरेंस क्या है? प्रेसिडेंसी बैंक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं बने थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही बाद में जाके नेशनलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में आया था। प्रेसिडेंसी बैंक उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ओपन किए थे। बाद में इनका मर्जर भी हुआ था, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। बाय टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बैंक थी जो बाद में बची थी, और उनका इंडिया में किस बैंक में मर्जर हुआ और किस तरह से एक नई बैंक बनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से बनी। ऐसा अलग अलग चीजें चल रही हैं कि प्रेसिडेंसी बैंक की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी। तो ये चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा पूरा टॉपिक वाइज कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई और किस तरह से आरबीआई बनी। अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो वो किस बैंक से बनी या क्या उसकी थिंकिंग थी, क्यों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ी, ये चीजें मैं अभी आपको क्लियर करूंगा इसमें। जो प्रेसिडेंसी बैंक थी ये भी 3 थी। जैसे कि अभी आपने एक प्रेसिडेंसी बैंक पढ़ी अपन 1806 की बात करें, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बनी, जिसको ब्रिटिशर्स ने अपने लिए ओपन किया था, अपनी फैसिलिटीज के लिए किया था, करेंसीज के लिए किया था कि करेंसी इशू करेगी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, एज लाइक वर्क करेगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह, और अपनी एक स्पेशल रीजन में करेंसी को ये चलाएगी और डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, एडवांस लोन देगी। बहुत सारी चीजों के लिए इन्होंने प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल बनाई। और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल के बाद में सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बनी थी प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे। और बॉम्बे बनी थी 1840 में, 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे बनी थी। और ऐसे ही प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास बनी। इंडिया के 3 अलग अलग रीजन में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बनी थी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट की गई थी, या वहाँ जो पावरफुल अटॉर्नी थी या गवर्नर्स थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। उनकी नीड थी वो चीजें कि प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। तो मद्रास बनी थी 1843 में, और बैंक ऑफ बॉम्बे बना था प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे वो 1840 में, और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल जो बना था वो सबसे पहले बना था, वो 1806 में बना था। ठीक है। इनके जो वर्क थे बेसिकली उनके नीड के अकॉर्डिंग करेंसी जब भी वो चाहते थे तो ये करेंसी मेकिंग का काम करते थे, करेंसी डेवलपमेंट का, कंट्रोल का, उसके अलावा डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, और लोन एंड एडवांसेस देने का। क्योंकि अभी हम बैंक के डेफिनेशन तक ही नहीं पहुंचे, अभी हम बेसिक चीज़ों पे ही एंड हिस्ट्री पे एंड ओरिजिन पे टिके हुए हैं, क्योंकि इस यूनिट का एक मेन पार्ट बैंकिंग ओरिजिन का भी है, तो हम उस पर टिके हुए हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन को एक नॉर्मल वे में पढ़ के देखते हैं, नॉर्मल वे में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, बैंकिंग नियामक जो अपने अधिनियम है, एक्ट है 1949, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हिंदी में भी अगर बोलें तो यही बोलते हैं इसको बेसिकली। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग, और 1949 में भी 5B जो उसका सेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई थी कि बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग, मतलब क्या, मनी एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये ही बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शंस भी आगे आपको क्लियर होंगे जो हैं फंक्शन में भी, और ये ही बैंक के डेफिनेशन में बैंक वो है जो एक्सेप्ट करे या डिपॉजिट एक्सेप्ट करे पूरा अगर अपन इसको बोलें, और बैंक वो है जो उसको लैंडिंग करे, एडवांस दें, लोन दे। अगर हम इसके आंसर राइटिंग की बात करें तो फर्स्ट में आपको अपने अकॉर्डिंग बैंक की डेफिनेशन लिखनी है, अपने अकॉर्डिंग। जब भी आंसर राइटिंग की बात आएगी तो अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द बैंक या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैंक, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि भाई ऊपर सबसे पहले कि बैंक सामान्य अर्थों में अगर हम बताएं इन जनरल वे, द बैंक ये है जो हमने देखा है कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हम हमारे पैसे जमा कराने जाते हैं, वो हमें लोन देते हैं, एंड बिल्स एक्सेप्ट करते हैं या बिल पेमेंट के लिए भी यूज करते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज में, आप जो भी बैंकिंग सिस्टम से समझते हैं। आज अगर आप किसी भी रोड पे जाएंगे आपको दोनों तरफ जितने शोरूम मिलेंगे उतने बैंक मिल जाएंगे, उतने ही बैंक एटीएम मिल जाएंगे।
तो बैंक क्या है ये शायद मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैंक को आप प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। आपका सभी का किसी न किसी का बैंक में जाने का हुआ है, बार बार बैंक के अकाउंट्स हैं आपके, आप ऑपरेट करते तो आप बैंक की डेफिनेशन इन अपने वे में, खुद के वे में दे सकते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1959 के अकॉर्डिंग अगर बैंकिंग का हम अर्थ निकालें तो ये है बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग के पर्पस से जो एक्सेप्ट करे वो बैंक है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एक्चुअली क्या, जिस टाइम पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में, उस टाइम पे हमारे देश में काफी सारी चीजें चल रही थी। 1947 में हमारा देश इंडिपेंडेंस मिला था हमें, और हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1949 में हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लॉन्च कर दिया था। बहुत जल्दबाजी थी, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो बिजी थे इन चीज़ों में। हमारे उस टाइम तक तो ब्यूरोक्रेट्स की रिक्रूटमेंट भी प्रोसेस नहीं आई थी। उस टाइम पे आईएएस नहीं हुआ करते थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं थी, इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी। तो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करने के लिए जो हमें ऑफिसर्स चाहिए होते थे वो भी नहीं। इसी रीजन की वजह से, अगर कॉन्सेप्ट समझे तो इसी रीजन की वजह से हमने आनन फानन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बनाया था 1949 में, उसमें हमने डेफिनेशंस को काफी लिमिटेड रखा। और उस टाइम पे कंडीशन देखेंगे तो इंडिया की कंडीशन पूरे देश की ऐसी थी भी नहीं कि हमारे लोग बैंकिंग का पूरा पर्पस समझ पाएंगे, उसके अदर फंक्शंस, उसके डेफिनेशंस को समझ पाए। बेसिक जो उसकी अवधारणा थी, उसकी जो मीनिंग थी बैंकिंग, आप समझ सकते हैं 1949 में जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया तो ये दो वर्ड, ओनली दो वर्ड लिखने के रीजन क्या रहे इसकी डेफिनेशन, इंडियंस बैंकिंग सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं थे, वो बैंक में अपना पैसा नहीं रखते थे। बैंकिंग सिस्टम को बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनलाइज किया गया तब जाके उसमें बूम आया, और तब जाके इंडियंस ने उसमें इन्वेस्ट करना, अपनी मनी को डिपॉजिट करना स्टार्ट की। वरना बिफोर नेशनलाइजेशन, बिना राष्ट्रीयकरण के, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे जो बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट करते थे और रखते थे, डिपॉजिट करते थे, लोन लेते थे, एडवांस लेते थे। अदरवाइज आपने अभी अपने बिफोर 2000 आपने मूवीज भी देखी होंगी तो उसमें भी आपको डकैत सिस्टम और जमींदार सिस्टम, सेठ साहूकार सिस्टम दिखाया गया होगा। इसका रीजन ये था कि नर्वस 90s तक भी और उससे पहले भी बेसिकली फोकस था सिर्फ और सिर्फ सेठ साहूकार और जमींदारों पे, नॉट इवन बैंक पे। कोई भी अपनी मनी को बैंक में जाके जमा नहीं कराता था, सिर्फ इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि उनका उनके ऊपर बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। इसीलिए 1949 में हमारे पास बैंक के पास में सिर्फ दो ही वर्ड थे एज ए डेफिनेशन, कि मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise। अब अगर इसकी बात करें तो बैंक ने अपनी इस डेफिनेशन में 3-4 पॉइंट और क्लियर किए, जो जब हम बैंक की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें अपने शब्दों में लिखेंगे, फिर उसके बाद में 1949 का एक्ट लिखेंगे और फिर उसके बाद में उस एक्ट को डिस्क्राइब करेंगे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से। कि फर्स्ट वर्ड एक्सेप्टिंग था, तो एक्सेप्ट क्या करेंगे, डिपॉजिट मनी, या मनी के टाइम में कोई और दूसरी मुद्रा उस टाइम पे अगर प्रचलित थी तो इंडियंस करेंसी ही उस टाइम पे प्रचलित थी। हम नेपाल के नोट भी उस टाइम पे शायद एक्सेप्ट करते थे, मुझे नहीं पता, नेपाल में आज तक भी इंडियन नोट एक्सेप्टेबल हैं, और इंडिया में भी नेपाल के नोट उस टाइम पे चलन में हुआ करते थे, ऐसा मुझे जानकारी है, मुझे पता है। तो बाद में हम चेंज करते थे, एक्सचेंज करते थे। फिर लैंडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक उसको एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। उस डिपॉजिट को क्या करेंगे, वो या तो वो इसको इन्वेस्ट करेंगे या लैंडिंग करेंगे। उस टाइम भी इंडिया जो बैंकिंग सिस्टम था उसका जो इन्वेस्टमेंट पार्ट था वो काफ़ी कम था, लैंडिंग पार्ट ज़्यादा था, और लैंडिंग पार्ट डिपेंड ऑन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी डिमांड को पूरा करते थे, न्यू प्रोजेक्ट लगाने के लिए उनको पैसे दे दिया करते थे और उनसे अर्निंग लेते थे बैंक का। कई बार बैंक डूब भी जाते थे बिकॉज ऑफ देम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी उस टाइम पे रेगुलाइज नहीं था, सेबी और ये हमारा जो
मार्केट बोर्ड है, ये सब उस टाइम पे इतने इंट्रोड्यूस नहीं थे, उनकी रेगुलेशंस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी कि इन्वेस्ट आपको कहाँ करना है। बाद में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी, जिनकी वजह से हमने कंट्रोल किया कि इन्वेस्टमेंट किधर हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप कितना लगाएंगे, गवर्नमेंट को आप कितना देंगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना दे सकते हैं, लोन कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका, कितना आपको कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा बैंकिंग को, ये सारी चीज़ें हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बाद में डिस्क्राइब करना शुरू किया। टाइम टाइम पे बेसिल अकॉर्ड्स आए। अभी आपको आगे इसी बुक में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में बेसिल अकॉर्ड पढ़ने को मिलेंगे, आई थिंक 3rd यूनिट में होंगे। और बेसिल अकॉर्ड में आपको ये क्लियर हुआ कि क्यों बैंक्स पे कंट्रोल किया गया, किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से इंटरनेशनली बैंक्स के कैपिटल रिजर्व कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये तय किया गया, कितने % से ज़्यादा बैंक का लोन एडवांस नहीं होना चाहिए ये डिस्क्राइब किया गया, कितना % से ज़्यादा बैंक का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए ये डिस्क्राइब किया गया। ये बेसिल अकॉर्ड फर्स्ट, बेसिल अकॉर्ड सेकंड एंड बेसिल अकॉर्ड थर्ड में जो फाइनली चलन में थे, उनमें ये बेसिल अकॉर्ड्स भी रेगुलेशन ही है। अकॉर्ड्स नेम रख दिया, बेसिल नेम रख दिया, बट है वो भी रेगुलेशन सी, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर बैंकिंग सिस्टम एंड इंटरनेशनल मैनर उन्होंने डिसाइड किया और इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया। कब कब अडॉप्ट किया, कितने साल बाद अडॉप्ट किया, क्या क्या उसमें इंडिया ने अपने लेवल पे उसको एडवांस किया, उसको उन्होंने इंडिया ने इम्प्रूव किया, उसको ऐड ऑन किए, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमको क्लियर करने के लिए मिलेंगी। तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे लैंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर रीपेबल करेंगे जब डिमांड होगी, ठीक है। और डिमांड या तो कस्टमर करेगा उसको डिमांड, और नहीं तो विड्रॉवल होगा बाय चेक से या ड्राफ्ट से या फिर किसी ऑर्डर से या फिर अदरवाइज जो भी हमारा पैटर्न हो कि कैश देना है या चेक से देना है या डिमांड ड्राफ्ट से देना है, इस तरह से हम उनको विड्रॉ करेंगे, उनको पे करेंगे डिमांड पर या जब भी जिस तरह से भी कस्टमर उसको चाहे। हम कस्टमर के एक तरह से ट्रस्टी हैं, बैंक जो हैं वो कस्टमर का एक तरह से ट्रस्टी है और वो कस्टमर के डिमांड पे उसके लिए काम करता है, उसके एजेंट के पर्पज से, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग कंपनी का सिंपल वे है, सिंपल मीन है कि ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करती हो, बैंकिंग का व्यापार करती हो। अच्छा, बैंकिंग का व्यापार क्या है, बिजनेस ऑफ बैंकिंग क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सभी ने पढ़ा होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम सभी ने सुना होगा कि भारतीय वित्त प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे यहाँ पे 2 तरह के मार्केट है इंडियन मार्केट्स में, एक है कैपिटल मार्केट और एक है करेंसी मार्केट, ठीक है। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम रिलेट विद करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट मतलब मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा? मैं इतने पानी पी लेता हूँ, कोई बोलेगा मुद्रा बाजार क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में है कि मुद्रा बाजार क्या होता है, क्यों हम उसको करेंसी मार्केट बोलते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कैपिटल मार्केट, सेकंड करेंसी मार्केट। चलो मैं बताता हूँ। करेंसी मार्केट में हम सिर्फ क्या कहते हैं कैश के थ्रू ही डील करते हैं, लाइक सिर्फ मोड ऑफ पेमेंट हमारा कैश होता है या फिर करेंसी होती है, ठीक है। करेंसी मार्केट अभी आज का जो मेरी क्लासेस है उसमें आपको काफ़ी सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे। फैक्ट मीन्स रिटर्न के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ओनली फॉर रिवीजन पर्पज से आपकी क्लासेस ले रहा था, जिसमें मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितनी आप लोगों ने तैयारी की है, आपने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं अभी तक। अगर आप, मैं मैक्सिमम होपफुल हूँ कि आप सभी लोग प्रोग्राम कोर्स के होंगे जो डिफरेंट हमारे पीसीपी सेंटर्स पे आप लोगों ने क्लास ली होगी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, और वहाँ आपने एक बार कोर्स कवर कर लिया होगा, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होंगी। और इसके बाद में आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग की है, कितना आप उस टॉपिक को समझ पाए, कितना आपने क्लियर किया है। मैं सिर्फ रिवीजन कराने के लिए बैठा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कितना आपको पढ़ना है और किस लिमिट से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। आंसर राइटिंग में क्या करें, किस तरह से क्वेश्चन फेस करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं,
आप यूनिवर्सिटी के 10 ईयर्स के 5 ईयर्स के उनको भी देखें, क्वेश्चन पेपर्स को भी देखें, बार बार जो चीज़ पूछी गई है उनको भी स्टार मार्क करें, उनको भी देखें कि कौन कौन से टॉपिक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में पूछ रहे हैं कंटिन्यू। तो मुद्रा बाजार का मतलब होता है, करेंसी मार्केट का मतलब होता है मुद्रा से पैसे कमाना। ठीक है, बैंकिंग जो सिस्टम है, बैंक जो है वो पैसे से पैसा कमाता है, मुद्रा से पैसा कमाता है, करेंसी से पैसा कमाता है। क्या कोई सोच सकता है कि पैसा भी बिक सकता है? हमारे भारत में, हमारे इंडिया में बिफोर नेशनलाइजेशन इंडियंस ये सोचते ही नहीं थे कि पैसे को बेचा जा सकता है। पैसा एक चीज़ है जिसको आपने अर्न कर लिया किसी भी तरह से, और उसके बाद उसको मटके में, छोटे किसी भी बर्तन में बंद करके पैक करके ढक्कन लगा के ज़मीन के नीचे गाड़ दो। शादी होगी, बच्चा होगा या और कोई काम होगा, कभी हमें कोई ज़मीन खरीदनी पड़ेगी तो ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उस टाइम पे ज़मीन भी नहीं खरीदनी पड़ती थी। उस टाइम पे इंडिया में इतनी लैंड थी कि करने वाले, किसानी करने वाले लोगों की कमी थी, और ज़मीन इतनी थी कि आप बंजर ज़मीन को, अनुपजाऊ ज़मीन को लो, हल जोतो और उसके बाद उसको प्रिपेयर करो खेत के लिए। इतनी ज़मीन थी, तो ज़मीन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए होता था। इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, इक्विपमेंट्स थी नहीं, ठीक है, इतने सारे आविष्कार हुए नहीं थे, कुछ भी नीड थी नहीं। सिर्फ आपको अपनी ज़मीन पे कुछ उगाना है और उसी उगे हुए को आपको खाना है, पशुपालन आपको करना है जिसमें पशुओं को पालना है, उनका दूध पीना है, अपना जीवन बसर करना है, आपको कोई काम नहीं करना। आप अपने गाँव में बैठे रहो, अपने कहीं भी बैठे रहो। सपना होता था दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती थी, और उससे पहले भी वो पूरे 50 लोगों को बता के जाते थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके लिए बाकायदा विदाई समारोह होता था, सारा गाँव होता था। बिकॉज ऑफ हमारे इंडियन सिस्टम में ये सारी चीज़ें थी ही नहीं। ये सब चीज़ें मॉडर्न एरा से हमारे यहाँ आई। इन्वेस्टमेंट या पैसे से पैसे बनाना, इन्वेस्टमेंट पर्पज़, हमारे लोग उसको सेफ रखते थे, उनको वो पैसा सेफ चाहिए होता था। इसलिए वो बोलते थे कि पैसा गांठ का अच्छा होता है, मतलब अपने गांठ में, अपनी गठरी में पैसा जो होता है वो ही होता है, इसके अलावा दूसरे के पास पैसा है हम उसको पैसा नहीं मानते। तो इसी वजह से बैंकिंग सिस्टम काफी पुअर था, स्ट्रेंथ नहीं थी उसके पास में, डिपॉजिट बहुत कम थे बैंकिंग सिस्टम के पास में। तो और सबसे बड़ी बात, ब्रांचेस नहीं थी, हमने उनको सर्कुलेट नहीं किया। अब तो गाँवों में है, इससे पहले जब मैं था, मेरे टाइम पे सिटीज़ में हुआ करती थी। जब मेरा बर्थ हुआ उसके बाद में मैंने अपने टाइम पे ब्रांचेस बढ़ती हुई देखी, फिर अब गाँवों तक पहुंच गई हैं बिल्कुल अंदर। तो अगर हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बात करें तो मुद्रा से मुद्रा कमाना, पैसे से पैसा कमाना, पैसे से पैसा बनाना और पैसे को बेचना हमारे यहाँ नहीं था। हमने पैसे से पैसा बनाना और पैसे को बेचना ये ब्रिटिशियंस से सीखा, फॉरेनर्स से सीखा, वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से सीखा कि पैसे को बेचा जा सकता है। उसे हम बोलते हैं मुद्रा बाजार, मुद्रा से मुद्रा बनाना, पैसे को बेचकर पैसा कमाना, ये बैंक का काम है। बैंक एक बिजनेस है, बैंक एक कंपनी की तरह है अगर माने, और बैंक तो वो कंपनी है जो पैसे को बेचकर और उससे पैसा बनाती है। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसलिए इस बात को 20 बार बोला है मैंने, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हों कि बैंक कर क्या रही है। बैंक हमारा पैसा हमसे ले रही है, उसको बेच रही है किसी और को, उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो पैसे का कुछ हिस्सा हमें देती है और बाकी सारी चीज़ें अपने पास रख लेती है। बाकी उसका प्रॉफिट होता है, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट होती है जो उसको रन करने के लिए ज़रूरत होती है। हमें उस अर्निंग का मैक्सिमम 50% पार्ट मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, या 30%, 50 to 70% बैंक खुद रखते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, वो उसको इन्वेस्ट करते हैं, वो उसको सेल करते हैं उस पैसे को, और उस पर अर्न करते हैं। ठीक है, तो पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, वो काम करने वाली कंपनी बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग का बिजनेस करती है, बैंक का व्यापार करती है। ठीक है, अभी हमने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक की डेफिनेशन और बैंक की कंपनी, बैंकिंग कंपनी क्यों बोलते हैं, किसे बोलते हैं, ये क्लियर किया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज़ स्लो भी चल रही है आज की यूनिट में, तो आगे वाली जो 4 यूनिटें हैं, आगे वाले 4 डेज है, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी स्मूथली चलेंगी और कितनी जल्दी आपका कोर्स इसमें रिवाइज होगा और कंप्लीट होगा, ये देखेंगे।
कैरेक्टराइटिस की बात करें तो एसेंशियल ऑफ कैरेक्टराइटिस ऑफ बैंकिंग बिजनेस या बैंकिंग सिस्टम डिफाइन इन सेक्शन 5B ऑफ 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। उसमें वो 5B में इसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, एक लाइन कवर, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है जो हम 20 बार क्लियर कर चुके हैं। फिर आती है फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड जो कैरेक्टराइजेशन बता रहा है वो बता रहा है विड्रॉएबल बाय मींस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वेदर ए चेक और अदरवाइज। बैंक या बैंकिंग सिस्टम के कैरेक्टराइटिस पे बात करें तो आप इंडियन जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके कैरेक्टराइटिस पे मत जाना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसके बैंक के कैरेक्टराइटिस आप नहीं लिख सकते। विशेषताएं, कैरेक्टराइटिस, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ, ये जो वर्ड्स हैं ये हम बैंकिंग सिस्टम को इतना करीब से समझ चुके कि हम खुद भी लिख सकते हैं। बैंक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है, कैरेक्टराइटिस में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, कैरेक्टराइटिस है। इन्वेस्टमेंट पर्पस में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देती है पब्लिक को, ये भी इसका कैरेक्टराइटिस है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं, जो मैंने देखा है, जो हम बैंक को एक बिना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पढ़े डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसके कैरेक्टराइटिस उसके क्या हैं अपने शब्दों में। ये पॉइंट बना के हम लिख सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सिर्फ 2 पॉइंट है, और अगर हम हमारे उसमें बात करें तो 20 भी बना सकते हैं। बैंक एक एजेंट की तरह काम करता है, गवर्नमेंट के एजेंट की तरह से। बैंक एक सिक्योरिटी रेफरी के तौर पे भी काम करता है, बैंकिंग सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे भी काम करता है। बैंक एक हमारे मनी की सिक्योरिटी भी करता है, अगर सिक्योरिटी पर्पज से जोड़े जाएं तो, ठीक है। बैंक बिल्स, पेंशंस एंड अदर इन चीज़ों को भी हैंडल करता है, ठीक है। मतलब पब्लिक सेक्टर की जो सर्विसेज हैं उनको हैंडल करता है, पॉइंट में अगर बनाए तो, और उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बैंकिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक पॉइंट है। बैंकिंग एक वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। ग्लोबलाइज एक प्रोसेस है, पूरी ग्लोब पे चल रही है, पूरे इंटरनेशनली चल रही है, ठीक है। ये भी इसकी एक कैरेक्टराइटिस है, ये भी इसकी एक विशेषता है। बहुत इजी वे में और बहुत इजी शब्दों में आप इसकी कैरेक्टराइटिस, इसकी एक विशेषता को भी समझ सकते हैं, इसके कैरेक्टराइटिस को पढ़ सकते हैं कि बैंक की कैरेक्टराइटिस को हम किस तरह से बनाएं। अभी मैंने 10 पॉइंट बताए होंगे, शांति से अगर आप लिखने बैठोगे कॉपी में, रजिस्टर में, आप इसको 20 भी बना सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बैंक इतने सारे वर्क्स एक्स्ट्रा कर रहा है कि बैंक खुद बैंकिंग सिस्टम को सेकेंडरी रखता है और प्राइमरी वर्क में अदर वर्क्स को रखता है, जबकि बैंक के फंक्शंस प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, सेकेंडरी फंक्शंस फर्स्ट हैं और प्राइमरी फंक्शन सेकंड है। आप ये मान के चलो, क्योंकि बैंक ने अधिकतर सेकेंडरी फंक्शंस तो आपका या तो ऐप के थ्रू दे दिया है, मतलब प्राइमरी फंक्शन कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और आपको लोन देगा, तो ये तो या तो आप ऐप के थ्रू करा लो, या आप एटीएम पे जाओ और उसमें जो मशीन है उसमें नोट डाल के वो करवा लो, या फिर इसके अलावा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात करें तो ट्रांसफरेबल है, कैसे भी ट्रांसफ़र कर लो, या बैंक ने अपनी बीसी दे दिए, ब्रांच में भी बीसी दे दिए, ब्रांच के अलावा भी कि आप उसके कियोस्क पे जाके भी ये सारे काम करवा सकते हो। तो प्राइमरी फंक्शंस जो थे बैंक के वो तो बैंक ने एज लाइक सेकेंडरी कर दी। बट अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपको प्रोडक्ट चाहिए, कोई प्रोडक्ट एनालिसिस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, शेयर मार्केट चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, तो आप बैंक के ब्रांच में जाओ, बैंक आपको कॉन्टैक्ट करेगा, बिठाएगा, चाय पानी पिलाएगा, फिर बताएगा कि किस तरह से ये हमारी प्रोसेस चलती है। तो आजकल बैंकिंग सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बैंक के बात करें हम तो प्राइमरी फंक्शंस हैं बैंकिंग सिस्टम के, और प्राइमरी फंक्शंस मैंने आपको अभी डिफाइन किए हैं, बट फिर भी हम एक बार इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद में उसको एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, किस तरह के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ नॉलेज में आपको आनी चाहिए और एक चीज़ आपने शायद नोटिस की होगी, आपको सिर्फ एक लाइन ये वाली याद करनी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
आप कैरेक्टराइटिस में, आप डेफिनेशन में, आप फंक्शंस में, ठीक है, आप यूजेस में, बेनिफिट्स में, इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया में, द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडियन सोसाइटीज, द रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडियन बिजनेस प्रोस्पेक्टस, किसी में भी आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको धारा याद नहीं है, सेक्शन याद नहीं है, नो इशू, आप मत मर्ज कीजिए, आप मत लिखिए, आप मत नोट कीजिए उसको कि सेक्शन को, बट आप एवरीवेयर जहां पर भी बैंकिंग सिस्टम की बात है, बैंक की आए, बैंक कंपनी की बात आए, या बैंकिंग फंक्शंस वर्क की बात आए, वहां आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपने एक नोट की होगी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कुछ भी है ही नहीं सिवाय दो चीज के, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कहीं कुछ मिला? कहीं कुछ नहीं। तो इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कभी एलएलबी की थी, तो जब मैंने एलएलबी की थी तो एलएलबी में एक बहुत बड़ा हमारा एक क्रेडिट स्कोर होता है केस का, हिस्ट्री का, कि कौन कौन से केस हिस्ट्री आप उसमें मेंशन कर रहे हो, और विद जजमेंट, विद आपको कोर्ट नेम, विद आपको केस नंबर, आपको सारे बताने होते थे कि ऑल इंडिया लेवल पे 49 नंबर इतना, सुप्रीम कोर्ट का इतना केस था, और ये पंकज वर्सेस ये सेकंड पार्टी का नेम लिखना पड़ता था। तो इस टाइप से मेंशन करने पड़ते थे केसेस। तो एक एक पॉइंट के लिए और एक एक टॉपिक के लिए आपको केस हिस्ट्री देनी पड़ती थी। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स क्या है, हाई कोर्ट के क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोर्ट्स के क्या है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के जो चर्चित केस थे वो सारे आपको इसमें मेंशन करने होते थे कि भाई किस टाइप के केस हैं, क्या है क्या है। विदाउट केस स्टडी के आपको आंसर लिखने ही नहीं होते थे। तो वहाँ पे हमारे पास क्या सिस्टम रह जाता था, वहाँ पे हमारे पास सिस्टम ये जाता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस को पढ़ते थे, याद करते थे किसी ना किसी चीज़ के साथ रिलेट करके, एक एंटरटेनमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उस केस को, उन केसेस को याद करने की कोशिश करते थे। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर्स में न्यू जो रिजल्ट वर्डिक्ट आते थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ आती थी, हाई कोर्ट के जजमेंट आते थे, उन चीज़ को कोट करते थे अपने माइंड में कि जब मैं फैमिली कोर्ट का कोई लिखूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट का लिखूंगा, या अपने मुस्लिम लॉ का लिखूंगा, तो जो भी मैं लिखूंगा तो उसके साथ में इस केस को जोड़ दूंगा। तो जब भी मैं किसी चीज़ के साथ लिंक करके याद करता था तो मुझे एग्जाम पर्पज में एग्जाम टाइम पे याद आता था। अगर वर्सेस याद हैं, ईयर याद नहीं है, तो मैं उसको या तो छोड़ देता था या अपने याद करके थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख देता था। चेक करने वाला आपकी क्रिएटिविटी को देखता है, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखता है, आपके लिखने की हैबिट को देखता है, और आपके लिखने का मन कितना था इस पर देखता है। मैंने कॉपीज चेक की, लास्ट सेमेस्टर में चेक की, इस सेमेस्टर में चेक कर रहा हूँ, अभी भी एमकॉम बीकॉम सबकी कॉपीज चल रही हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल सिर्फ याद हैं, पॉइंट याद नहीं है, बट उन्होंने लिखने की कोशिश की, वो अपने बनाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाते हैं, उनको मार्क्स देते हैं हम लोग। क्रिएटिविटी अगर आपने उस टॉपिक पे दिखाई है, आपने उसमें लिखा है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, अगर आपको बुक में लिखे हुए पॉइंट एज इट इज़ याद नहीं है, लेकिन आपने लिखा है और पॉइंट बना के लिखा है, अपनी समझ से भी लिखा है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं। एवरीवन कंसिडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसको कंसिडर करने में, क्योंकि जो पॉइंट्स दिए हैं वो भी कभी जिसने दिए हैं वो रिसर्चर थे, मार्शल, हेनरी फ्योल, मिड्सबर्ग, अगर कभी लिखे गए तो वो रिसर्चर थे। बुक लिखने के पर्पज से उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने फाउंड किया इन उनके खुद के वे में, उनके खुद के माइंड में, और उसके बाद उनको लगा कि ये चीज़ होनी चाहिए और उन्होंने लिख दिया। बाद में क्रिटिसाइज भी हुए, बाद में उनको अपडेट भी किया गया, इम्प्रूव भी किया गया, अलग अलग लोगों ने किया, बट उनकी चीज़ को हमें हमेशा याद किया गया क्योंकि उन्होंने बनाई थी। तो अगर आप कोई पॉइंट बनाते हैं तो उसको कंसिडर करेंगे, आप अगर कोई पॉइंट लिखते हैं अपनी समझ से तो उसको कंसिडर करेंगे, और सभी जो एग्जामिनर होते हैं वो कंसिडर करते हैं। आप उनको लिखने की कोशिश करें। आप बीकॉम 6 सेमेस्टर में हैं, एनईपी के अकॉर्डिंग अभी एक नया रूल्स एंड रेगुलेशंस आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपको जानकर काफ़ी खुशी होगी कि आपकी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो गई है 6 सेम में पास होने के बाद में। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डिग्री मिल जाएगी, नॉट सर्टिफिकेट, डिग्री मिल जाएगी आपको।
बट अगर आप चाहें तो इसे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर में कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ यू फाइंड रिसर्च एबिलिटी इन योर माइंड, अगर आप करना चाहते हैं रिसर्च, अगर आप करना चाहते हैं स्टडी आगे एज लाइक ऑनर्स, जैसे प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं आप, और अगर आपको ऑनर्स की डिग्री चाहिए तो आप सिर्फ 1 ईयर और पढ़ लें, 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर, आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और ऑनर्स में भी वो डिग्री मिलेगी जिसमें रिसर्च सब्जेक्ट भी होता है, बिजनेस रिसर्च एंड अदर मार्केट रिसर्च, इंस्टीट्यूशंस रिसर्च, या जो भी हैं, एक बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा इसमें नेक्स्ट सेमेस्टर में, 6th 7th में एंड 8th में। तो ये भी एक खुशखबरी है। तो आप अपने भी जो क्रिएटिविटी है वहाँ दिखा सकते हैं, आप अपने स्टडी को और आगे ले जा सकते हैं, अच्छे ढंग से भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक अभी था, मुझे बताना सही लगा इसलिए मैंने बताया आपको। अब हम वापस से बैंकिंग फंक्शंस की ओर आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक आर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग ऑफ फंड। ये मैं आपको 2 या 3 बार बता चुका कि बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और फंड को लैंडिंग करते हैं, एडवांस पे करते हैं, लोन देते हैं, ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है। अब प्राइमरी फंक्शंस में भी अगर आप लिखना चाहें तो काफ़ी बड़े बड़े पैराग्राफ लिख सकते हैं आप इसमें। हाँ अनुराग बताइए। और मैं पूछना चाह रहा हूँ, उसका सिलेबस मिलेगा जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस जो आप 4th ईयर का सिलेबस बता रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा सर? हाँ अभी उसका इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी लास्ट 15 डेज में ही मैंने यूनिवर्सिटी की तरफ से वो लेटर रिसीव किया है, जिसमें अलाउ किया गया है स्टूडेंट्स को, प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को भी, कि 7th एंड 8th सेमेस्टर में वो अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। इसका अभी सिलेबस क्या उन्होंने डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू ऑनर्स या अकॉर्डिंग टू अदर जो वो रिसर्च एबिलिटी के अंतर्गत डाल रहे हैं एनईपी में, वो जैसे ही एकेडमिक काउंसिल में पास होता है और हमें मिलता है उसके बाद में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। डीयू की साइट पे मिल जाएगा, एक बार सर्च करके देखना। वैसे अभी इसका सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, अभी इसको डिक्लेयर किया गया है और जल्दी इसका सिलेबस डिसाइड करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट एक गुड थिंग है जो उन्होंने स्टार्ट की, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक। जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड डिपॉजिट, समझ में आ गया? एक्सेप्टेंस भी, डिपॉजिट भी, लैंडिंग भी और फंड भी। आप इन 4 वर्ड्स को भी जब आप लिखेंगे फंक्शंस में, तो फंक्शन ऑफ बैंकिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एक्ट 1949 और ये उसकी सेक्शन 6 अगर याद रहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग बैंक के जो प्राइमरी फंक्शंस हैं वो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट है एंड लैंडिंग ऑफ फंड है। उसको लिखने के बाद में आप उसको पॉइंट में लिख सकते हैं। एक्सेप्टिंग उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, डिपॉजिट उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है, फंड उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, लैंडिंग डिस्क्राइब कर दीजिए, लोन एंड एडवांस, ठीक है। इस टाइप से वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई उसको डिस्क्राइब करने की, और ये पूरे सब्जेक्ट में और सभी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। आपके अंदर क्रिएटिविटी बनेगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट, दीज 2 फंक्शंस आर द कोर एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग। ये कोर एक्टिविटीज हैं, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट को और लैंडिंग करना, ये दोनों कोर एक्टिविटीज हैं। यही है जो बैंक का एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है, यही है जो बैंकिंग की कोर थिंकिंग थी। उनका ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों के डिपॉजिट लेंगे जो उनके घर में उनके जगह पे रखा हुआ है, उनके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, और हम उनको देंगे जिनको जरूरत है। बेसिकली बैंकिंग में होता यही है कि जिसके पास जो ज़्यादा है वो लिया और जिसके पास जो कम है उसको वो दिया, और वो क्या है? पैसा। इसलिए बैंक उसको बेचती है और उसी को एक्सेप्ट करती है, मतलब खरीदती है। बैंक खरीद रही है, उसके पे में इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। बैंक बेच रही है, उसके बदले में रिटर्न ले रही है, इंटरेस्ट ले रही है। तो उसको खरीदने और बेचने के सिस्टम से बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ करेंसी, बैंकिंग इज द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यही वर्ड है। बट इसमें डिस्क्राइब नहीं करते वो कि बैंकिंग किस चीज़ का बिजनेस है। बैंकिंग इस चीज़ का बिजनेस है, करेंसी मार्केट है बैंकिंग टोटली। फिर हम बात करते हैं इसमें ये हो गई लाइन, दीज 2 फंक्शंस आर द कोर एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग। बिसाइड दीज 2 फंक्शंस ए कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ अदर फंक्शंस व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, सेकंड जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, ठीक है। कॉमर्शलाइज बैंक
या हम बात करें इंडस्ट्रियल बैंक्स, या हम बात करें रिटेल बैंकिंग, या हम बात करें रूरल बैंकिंग। आजकल ये चारों टाइप की जो बैंकिंग है, आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दीजिए, आप SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को छोड़ दीजिए, ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। इनके अलावा जितनी भी ये 3-4 टाइप की बैंक हैं मेजर, जैसे कि रिटेल बैंकिंग है, जैसे कि इंडस्ट्रियल बैंकिंग है, कॉमर्शियल बैंकिंग है, इवन फॉरेन बैंक्स हैं, एंड बात करें तो रूरल बैंक्स। ये तीनों चारों टाइप की जो बैंकें हैं, ये भी बोथ वर्क्स को परफॉर्म करती हैं। प्राइमरी वर्क्स के अलावा जो सेकेंडरी वर्क्स हैं उसमें वो एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस को भी फंक्शनिंग करती हैं, और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस को भी फंक्शनिंग करती हैं। अब ये क्या चीज़ है, इनको हम अभी आगे पढ़ लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यूनिट की टेंशन मत लेना, वो क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस काफ़ी बड़ा नहीं है। SOL के मटेरियल में आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बियॉन्ड सिलेबस भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लास्ट मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का SLM देखा था, जो हम आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, उसमें एक तो 3rd यूनिट नहीं है। क्या आप में से किसी ने उसको पढ़ा है? मेरी क्लास में जो आते थे ANDC कॉलेज में, उनको तो क्लियर है सबको, उनको तो पता है कि उसमें 3rd यूनिट नहीं है। बट आप लोग जो जाते थे कहीं पे भी, वहाँ आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि उसमें 3rd यूनिट नहीं है। एंड इसके अलावा उसमें 1st, 2nd एंड 4th जो यूनिट है उनमें भी बियॉन्ड सिलेबस काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से उन्होंने रखे हैं। हाँ रिया बोलो। सर क्लास कब तक चल रही है हम लोग का? 5 बजे तक लास्ट। ओके 2 सर। आवर्स डेली क्लासेस है, 5 डे में हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। सर हाँ क्या हुआ? सर मैंने वो 3rd चैप्टर वाला क्लास लिया है। 3rd चैप्टर? वो 3rd यूनिट है ना जो आपने अभी, वो हाँ तो है हाँ, नहीं सिलेबस, वो कब होगी? 3rd चैप्टर वाली आपने क्लास ली है या नहीं ली? यूनिट वाली नहीं ली है सर। नहीं ली है? हाँ उसको क्लियर करेंगे, टेंशन फ्री रहो। 3rd यूनिट भी पर्टिकुलरली कंप्लीट करेंगे, नो इशू। काफ़ी अच्छी यूनिट है और बहुत इजी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और था, ये रिमिट फंड क्या होता है सर? कौन सा? रिमिट फंड, कौन सा फंड? रिमिट रिमिट RIMIT। रिमिट फंड अभी क्लियर करेंगे, रिमिट फंड को भी। अभी अपने टॉपिक में रिमिट फंड आया ही नहीं है सर पीछे क्वेश्चन लास्ट में थी ना, दे इशूड हुंडी टू रिमिट फंड। तो रिमिट फंड किधर आ रहा है? ये डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया जो आप चैप्टर पढ़ा रहे थे जब। अभी जो मैंने पीछे करवाया है उसमें? यस सर। अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप, दे इशूड हुंडीज टू रिमिट फंड। यस हुंडीज जो दी जाती है उसका मैंने आपको कंसेप्ट अभी क्लियर कराया था कि हुंडीज जो बेसिकली जो दी जाती हैं, जैसे कि हुंडी एक इंडिया में चली आ रही है सेठ और साहूकार वाले टाइम से कंटिन्यू, जिसमें सेठ और साहूकारों से लोग दूसरे शहरों में जब जाते थे तो हुंडी लिखवा के ले जाते थे, और हुंडी जब लिखवा के लेके जाएंगे तो दूसरे शहर में जिस साहूकार को जाके हुंडी देंगे, वो साहूकार उस हुंडी को एक्सेप्ट करके उसको पैसा दे देगा। बाद में वो हुंडी जो मतलब जो लेटर ऑफ ट्रांसफर है या लेटर ऑफ जो रिकमेंडेशन है उसको वो वापस उस साहूकार को देगा। तो वो टोटल रिमिट फंड कहलाता था। टोटल इनका आपस में साहूकारों का जो लेन देन होता था फंड्स का। ओके सर, थैंक यू। फर्स्ट जो सेकेंडरी फंक्शन है बैंकिंग का वो आएगा इसमें कलेक्शन एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस। ठीक है, एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस का मतलब होता है कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की एजेंसी के तौर पे भी काम करती है। ठीक है, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइक गवर्नमेंट की जो अपने बिल्स हैं, या गवर्नमेंट की जो और दूसरी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो पब्लिक है वो अप्लाई करे, या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो पे करे, या बैंकिंग सिस्टम के थ्रू वो अर्न करे, या एक्सेप्ट करे, या मतलब
प्राप्त करे, पेंशन हुई या कोई और चीज हुई, ग्रेचुइटी हुई, ये सारी चीजें। तो बैंक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की तो है ही, बैंक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर दैट पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सर्विस की भी एजेंसी है या रिप्रेजेंटेटिव है। अब वो किस किस पॉइंट पे हैं हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, एक बार उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, बैंक वेरियस आइटम्स का कलेक्शन करती है और पेमेंट करती है। ठीक है, बैंक क्या करेगी, आपसे बिल ले लेगी, उसका पेमेंट आगे पहुंचाएगी, एक एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, बैंक किसी आइटम का कलेक्शन भी ले लेती है और फिर उसका पेमेंट भी करती है पब्लिक को भी, वाइस वर्सा, दोनों ही उसमें कि गवर्नमेंट से भी। अब जैसे गवर्नमेंट मान लीजिए किसी को पेंशन दे रही है तो बैंक रिसीव कर लेगी और उसके बाद में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसमें बैंक का प्रॉफिट नहीं है, उससे बैंक कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एजेंसी बना रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पब्लिक दोनों के दोनों बैंक को कुछ नहीं दे रही, बल्कि वो बैंकिंग सिस्टम का यूटिलाइज कर रही है, वो बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस में आता है और बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पब्लिक के लिए उसको सर्व करती है अपने रीच को बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा बैंक के पास भी रुकेगा, बैंक को भी फायदा होगा, बैंक को भी वो एफडी के रूप में, आरडी के रूप में, या बैंक को भी वो एक करंट अकाउंट में कुछ समय के लिए या सेविंग अकाउंट में कुछ तरह के लिए एफडी के रूप में कभी ना कभी मिलेगा बैंक को। ठीक है, सेकंड है अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ पेंशन, कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ये उसी को ही आगे डिस्क्राइब किया गया है कि बैंक जो है वो पेंशन के पेमेंट के लिए और कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट जो अपने टैक्सेस हैं उनके लिए, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक एजेंसी है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पेंशन पे करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ सच स्टेट जो भी है उसकी है। ठीक है, हाँ रिया कुमारी बोलिए। एनी क्वेश्चन रिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ। ओके सर जो बोले फिर एजेंसी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन का फिर सब एक बार समझा दीजिए। एजेंसी और इसका रिप्रेजेंटेटिव, हाँ हाँ ठीक है, देखो बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन है वो दो फंक्शन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और फंड की मतलब फंड को लैंडिंग करती है, एडवांस देती है, लोन देती है और उससे वो अर्न करती है। जो सेकेंडरी फंक्शन है वो बैंक एक एजेंसी की तरह काम करती है और एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। बैंक रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक की भी है, जो हम जो अकाउंट होल्डर है, पब्लिक मींस अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर है उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम करती है कि उससे जो टैक्स वगैरह है वो कलेक्ट कर लेगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स हुआ वो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर लेती है, अकाउंट में डिडक्ट कर लेती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देती है। दूसरी तरफ ये एक एग्जाम्पल है सर, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पेंशन हुई, किसी भी तरह की हेल्प ऑफ इंडिया वो अकाउंट में देती है। जैसे कि मान लीजिए आज ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, कभी भी हुआ है, जिनका भी पहले हुआ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब डिस्ट्रीब्यूट करती है तो बैंकिंग चेक के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो बैंक एक एजेंसी हो गई, एक रिप्रेजेंटेटिव हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो पेमेंट करेगी बिहाफ ऑफ देम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेंगे बैंक को। इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक को पेंशन डालती है, फिर पेंशन बैंक वाले पर्टिकुलर अकाउंट वाले को देते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक एजेंसी हो गया, इसमें बैंक का कोई फायदा नहीं होता सिवाय इसके कि वो अर्न करेगी उस पैसे को अकाउंट में जब कस्टमर छोड़ेगा रखेगा इस सिस्टम के तहत। तो बैंक एक एजेंसी भी है और एक बैंक रिप्रेजेंटेटिव भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, अलग अलग कंपनियों की या फिर बैंक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की। आगे हम बात करते हैं इसमें लेटर ऑफ रेफरेंस, बैंक बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज एंड थस प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज जो होते हैं अपने जैसे एक्सचेंज मार्केट अपना खुद का भी है शेयर मार्केट, उसके तहत फॉरेन एक्सचेंज को भी ये बाय करती हैं, उसको सेल करती है बैंक जो है, और प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। इंटरनेशनल जो हमारे बिजनेस हैं उनको भी काफ़ी प्रमोट करती हैं, इंटरनेशनल जो एक्सचेंज है, फॉरेन जो एक्सचेंज है उनको एक्सेप्ट करती है, उनको बाय करती है, उनको सेल करती है। ठीक है, लेटर ऑफ रेफरेंस के तौर पे, लेटर ऑफ ट्रांसफर के तौर पे।
ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। बैंक क्या करती है, परचेज करती है सिक्योरिटीज को। सिक्योरिटीज मींस, ये एक टेक्निकल टर्म दे दी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मींस होता है बेसिकली शेयर मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड, इनको बैंक क्या करती है, परचेज करती है, फिर सेल कर देती है। मतलब अभी हम जिन फंक्शंस पे जा रहे हैं बैंक में, वो फंक्शंस बैंक के लेंडिंग से रिलेटेड नहीं हो करके डिफरेंट हैं। भाई बैंक के पास पैसा है हमारे डिपॉजिट का, अब बैंक उसको क्या करेगी, दो भागों में बांटेगी। पहला, लोन एंड एडवांस के तौर पे मुझे कितना अमाउंट पे करना है, और सेकंड, इन्वेस्टमेंट। अब बैंक इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, सिक्योरिटीज में, यानी कि शेयर में, म्यूचुअल फंड में, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फंड में, ठीक है, इंटरनेशनल फंड में, फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है, शेयर के बाय करना, परचेज करना, इन्वेस्ट करना, कंपनीज को इन्वेस्ट करना, कंपनीज को लोन करना, ठीक है, उनमें अपनी पार्टनरशिप रखना। जैसे LIC ने भी एक दो प्राइवेट कंपनीज में अपना पैसा लगाया है शेयर में। पिछले एक साल में काफी सुर्खियां भी बनी कि LIC क्यों इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट का पैसा, हमारा पैसा प्राइवेट फंड में, प्राइवेट कंपनीज में। अरे भाई वो इन्वेस्ट कर रही है, वो उसका परसेंटेज है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर 20% को वो प्राइवेट फंड्स में, कंपनी में, सिक्योरिटीज में, फॉरेन एक्सचेंज में, मार्केट में अगर वो इन्वेस्ट कर सकती है तो वो करेगी इन्वेस्ट। हाँ रिया, अभी अभी करते हैं, एक बार ये टॉपिक क्लियर करता हूँ फिर दोबारा सुनता हूँ। जो भी क्वेश्चन है उसको नोट कर लो, अभी सुनेंगे उसको, अभी क्लियर करेंगे। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट पार्ट है बैंकिंग का, उसमें एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव ये भी आता है। उसमें काफी सारे पॉइंट है, जैसे कि ये बैंक्स बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज, परचेज एंड सेल सिक्योरिटीज, मतलब कि शेयर्स को, म्यूचुअल फंड को खरीदना, उनको इन्वेस्ट करना, उनको बेचना, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंट, गवर्नमेंट एजेंट कैसे, मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट अभी सब्सिडी डालेगी, गैस की सब्सिडी डालेगी तो बैंक में आएगी, बैंक खाते में आएगी, कैश में कोई सब्सिडी नहीं देगी बैंक, गवर्नमेंट, सॉरी। सब्सिडी के अलावा कोई भी आपको फंड देना है, बैंक में देगी। आपको एजुकेशन लोन भी देना है, बैंक में देगी। गवर्नमेंट आपको कुछ भी देगी वो अपने बैंक में देगी, बैंक अकाउंट में देगी। उस अकाउंट से ही उस अकाउंट होल्डर तक या पब्लिक तक जाएगा। तो एज लाइक गवर्नमेंट एजेंट के रूप में भी बैंक काम करती है। वो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो फंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। एज लाइक गवर्नमेंट एजेंट के तौर पे बैंक बहुत सारे फंक्शंस करती है, जो अभी मेरे से ज्यादा शायद आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे। आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो अपने अकाउंट में रिसीव किए होंगे, आपने स्कॉलरशिप रिसीव की होगी, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ फंड रिसीव किए होंगे, या गवर्नमेंट और अलग अलग जैसे ड्रेस के फंड दे रही है। आप स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट पर्पज से मैं इन्हीं छोटी चीजों को समझा रहा हूँ कि यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए भी गवर्नमेंट पैसा देने लगे हैं तो अकाउंट में आएगा स्टूडेंट के में, डायरेक्ट स्कॉलरशिप देती है तो स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, बुक्स का अगर दे रही है तो स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, घर में मदर का अकाउंट है तो उसमें गैस की सब्सिडी आएगी, या वृद्धावस्था पेंशन है आपके दादा दादी को किसी न किसी को मिलती होगी, बुजुर्ग होने की वजह से, 60 साल से ऊपर के होने की वजह से पेंशन, तो वो गवर्नमेंट एजेंट के रूप में काम करते हुए बैंक उनके अकाउंट में डालती है, क्योंकि गवर्नमेंट के एजेंट है इसलिए गवर्नमेंट उनको पे करती है। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है, एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है स्टूडेंट।
यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट गवर्नमेंट एजेंट के बाद में हम बात करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज हमने अभी क्लियर किया था। फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो मीन है, तो बैंक क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज को बाय करती है, परचेज करती है और उसके बाद में उन्हीं को सेल कर देती है। अब मान लीजिए डॉलर है, इंडिया में कोई फॉरेनर आया घूमने के लिए, तो वो डॉलर को रुपये में चेंज करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा। तो बैंक के पास में वो डॉलर आएगा और उसके बाद में उस डॉलर को बैंक वहां पे वापस से सेल करेगी और अपने इंडियन करेंसी खरीद लेगी। तो एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी, इसको फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। तो इसको परचेज करना, इसको सेल करना, इसको मेंटेन करना, इसको कंट्रोल करना, ये सब भी बैंकिंग फंक्शंस हैं, सेकेंडरी फंक्शंस, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, तो ट्रस्टी के तौर पे भी बैंक काम करती है। बैंक हमारी ट्रस्टी है, जैसे कि हमने कोई जमीन उसके पास में गिरवी रख दी, गोल्ड गिरवी रख दिया, मॉर्गेज रख दिया, तो उसके ट्रस्टी, उसके यूजर्स की जो मालिक है उस टाइम पे, जो ट्रस्टी है, उसकी रखवाली करने वाली है, वो बैंक है। कई केस जब मैंने LLB की थी तो मैंने इस टाइप के देखे थे कि बैंक ने कुछ जैसे कस्टमर ने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा बैंक के पास में, और कस्टमर अपने किसी दूसरे शहर में चला गया उस लोन अमाउंट को एक्सेप्ट करने के बाद में। अब वो प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, लेकिन उसके सार संभाल की जिम्मेदारी बैंक की रहेगी। बैंक एज लाइक ट्रस्टी है उसका, बैंक उसको बेच तो नहीं सकता, ट्रस्टी कभी बेचते नहीं है, ट्रस्ट कभी किसी चीज को, अपनी जमीन को बेच नहीं पाएगा। उसके लिए पूरी मीटिंग प्रोसेस और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। एक उसकी टिपिकली एक उसकी लीगल प्रोसेस होती है। तो ट्रस्टी है, उसको बेच नहीं सकता एक टाइम से बिफोर, कुछ टर्म एंड कंडीशन से रहते हुए, लिमिट में रहते हुए उसको बेच नहीं सकता। वो ट्रस्टी है, वो सार संभाल करेगा। जब वो आएगा कस्टमर और वो अगर उनको पे कर रहा है, इंटरेस्ट टाइम टू टाइम सारी चीजें पे कर रहा है, टर्म्स में है, कंडीशंस में है, तो बैंक उसकी सिक्योरिटी करेगी, बैंक उसकी सार संभाल करेगी और एज लाइक ट्रस्टी बिहेव करेगी बैंक उसकी प्रॉपर्टी के लिए या उसकी डिपॉजिट जो भी चीज है उसके लिए। तो बैंक ट्रस्टी भी है, एग्जीक्यूटर भी है, सेम। और इसके बाद है रिमिटेंस ऑफ मनी। बैंक आल्सो रिमिट मनी फ्रॉम वन पैलेस टू द अदर थ्रू बैंक ड्राफ्ट और मेल और टेलीग्राफिक ट्रांसफर। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि सर रेमिट फंड क्या होता है, तो मैंने उस टाइम पे हुंडी वाला समझाया था कि एक शहर से जब दूसरे शहर में जाते हैं और वो लेटर होता है, उसको लेके जाते हैं, उसको देते हैं, उनको जमा कराते हैं, वो बदले में हमें पैसा दे देते हैं और वो पैसे के बाद में वो हुंडी रख लेते हैं, फिर उस हुंडी को वापस उससे साहूकार को देंगे और अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ मनी ये बैंक के सिस्टम का सेकेंडरी फंक्शन है, मेन फंक्शन है, जिसमें बैंक मनी को रिमिट करती है फ्रॉम वन पैलेस टू द अदर पैलेस थ्रू बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट मींस हुंडी। अभी उसको ड्राफ्ट बोलने लग गए, बैंक ड्राफ्ट बोलने लग गए, बिल ऑफ एक्सचेंज बोलने लगे, उसको हम क्रेडिट बिल्स बोलने लग गए, हम उसको डेबिट बिल्स बोलने लग गए, ठीक है, या टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, ये भी। तो सेम चीजें मनी के ट्रांसफर का काम है, वो ये करते हैं। तो एजेंसी एंड रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस में हमने कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम पढ़े, हमने अंडरटेक गवर्नमेंट बिजनेस लाइक पेमेंट ऑफ पेंशन, कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स पढ़ा, लेटर ऑफ रेफरेंस पढ़ा जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को बाय करना, सेल करना, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को। तो इसमें हमने मनी को, करेंसी को परचेज करना, फॉरेन करेंसी को, और उसके बाद में उसको सेल करना या डिस्ट्रीब्यूट करना या देना या उसका आदान प्रदान करना या उसका ट्रांसफर करना, इस पॉइंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्लियर हो गई, गवर्नमेंट एजेंट जो है उसमें क्लियर हो गया। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इसमें हमने क्लियर कर लिया। ट्रस्टी एंड एक्सिक्यूटर अपने रेमिटेंस ऑफ मनी, बैंक आल्सो रिमिट मनी फ्रॉम वन पैलेस टू द अदर पैलेस, ये भी हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस जो हैं वो अभी सेकेंडरी वर्क में, सेकेंडरी जो फंक्शन है उसी में ही है, हम उसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है लोकल फैसिलिटी है, बहुत इजी गोइंग है, इसके लिए समझाने की मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने की जरूरत है। लोकल फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड कराती है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट लेती है, साथ में एक स्टैम्प पेपर लेती है 500 रुपीज का, आपसे लोकल रेंट के लिए एक एग्रीमेंट लिखवाती है उसके ऊपर,
आपकी एक एप्लीकेशन होती है, उसको एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में कुछ आपका उसमें उनकी एक फीस होती है, छोटी सी नॉमिनल फीस होती है फर्स्ट टाइम लॉकर लेने के लिए, और वो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में आपको लॉकर दे देती है। उसकी 2 कीज होती हैं, एक बैंक का लॉकर जो मैनेजर होता है, जो एओ होता है, उसको उसके पास होती है, मतलब एएम होता है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, वो उनके पास एक की होती है, एक आपके पास, दोनों की एक साथ लगाई जाती है, उसके बाद घुमाई जाती है, फिर लॉक खुलता है। एक की आपके पास, एक उनके पास में। तो लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं बैंक, और उसके लिए कुछ रेंट लेती है, वो ईयरली चार्ज होता है। सेकंड चीज, बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स, बिजनेस के इंफॉर्मेशन देना, बिजनेस में भी हेल्प करना, एंड स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स बेसिकली कस्टमर के डेटा से है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन से। ये भी यूटिलिटी सेकंड है। जैसे एलआईसी कंपनीज बैंक से डिटेल्स लेती हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन लेती है कि हमारे आपकी बैंक में जिन कस्टमर्स के अकाउंट है उनमें ऐसे कितने लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जो जिनके अमाउंट अकाउंट में अमाउंट है जो 2 लाख से ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अच्छा है, जो कि एलआईसी वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि बैंक के पास जो हमारी नॉलेज होती है, जो स्टैटिक्स होती है, वो बैंक एक टर्म्स एंड एक कंडीशंस में शेयर करती है उन कंपनीज के साथ में, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनीज के साथ में, नॉट द प्राइवेट कंपनी। बैंक या तो खुद के साथ में, जैसे कि एसबीआई ने अपना एलआईसी का अलग से शुरू कर रखा है, या बैंक एसबीआई भी एलआईसी को सेल कर देती है, दे देती है उनको भी विद परमिशन ऑफ द कस्टमर, वो पहले से टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होता है उनका। तो बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक्स इंडस्ट्रियलिस्ट को, एजेंसीज को एंड कंपनीज को प्रोवाइड कराना, ये भी जनरल यूटिलिटी फंक्शन है उनका। और ये डिफरेंट मैनर में भी यूज होता है, ये वाला पॉइंट, और दूसरे मैनर्स में भी यूज होता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेलवे का जो गुड ट्रांसफर होता है उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका होती है बैंक की, ठीक है। बैंक के थ्रू ही उनका पैसे का लेन देन, अमाउंट और ये सारी चीजें बैंक के थ्रू होता है। आगे शायद पॉइंट में डिस्क्राइब भी क्या हो। बिग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट आफ्टर कंसिडरिंग कंसाइनिंग गुड टू देयर रिटेलर्स सेंड द रेलवे रिसिप्ट टू द बैंक, ठीक है। कंसाइनमेंट को क्या करेंगे, वो जो बड़े बिजनेसमैन है वो रेलवे में या अपने लॉजिस्टिक्स में जहां पे भी उस कंसाइनमेंट को अपलोड करेंगे, उस अपलोड करने के बाद में उसकी जो कीमत का जो वो होगा वो बैंक को सेंड कर देते हैं, ठीक है। जब भी वो उनके पास में माल पहुंचेगा उनको भी एक कंसाइनमेंट की रिसिप्ट मिलेगी, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन होगा, वो उसको उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डलवा देंगे कंसाइनमेंट रिसीव करने के बाद में पेमेंट। तो बैंक को भी इन्फॉर्म होती है कि हमारे कस्टमर का इतना पैसा आना है, इंडस्ट्रियलिस्ट का इतना पैसा आना है जो हमें उनकी तरफ ड्यू है। तो वो भी कॉल कर लेते हैं, वो भी उनको कॉल कर लेते हैं कि सर आपके पास कंसाइनमेंट पहुंच गया, रेलवे की रिसिप्ट है हमारे पास, इतना है अमाउंट हमारे कस्टमर का, आप पे कर दीजिए। तो ये फैसिलिटीज भी बैंक अवेलेबल कराती है ऑन डिमांड, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनके साथ, जिनके पर्पज से केवल पर्टिकुलरली बैंक उन्हीं के लिए होती है। जैसे कि मैं कभी नागदा गांव में गया था, मध्य प्रदेश में एक नागदा गांव है, नागदा बिरला ग्राम के नाम से है। तो वहां पे बिरला, जो हमारे बिरला जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं का वो बनाया हुआ पूरा गांव है, उसमें उन्हीं की ही कॉलोनीज हैं, उन्हीं की इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं की ही इलेक्ट्रिसिटी है, उन्हीं की वाटर सप्लाई है, उन्हीं का ही उसमें ट्रांसपोर्टेशन है बिरला ग्राम। जैसे कि हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, इन्होंने स्टीव जॉब्स ने एंड अपने ये जो दूसरे जो अपने माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं, इन लोगों ने प्रोवाइड कराई हुई है अपने एम्प्लॉयर्स को कि कॉलोनी भी हमारी होगी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी होगी, वाटर सप्लाई हमारी होगी, ऑल फैसिलिटीज हमारी होगी, ट्रांसपोर्टेशन हमारा होगा, आप जाइए। तिरुपति में भी यही है, जिस तरह से कि एजुकेशन स्कूल्स उनकी है तिरुपति में, तिरुमला में हमारे। तो इसी टाइप से जो बिरला ग्राम है उसमें जो बैंक की ब्रांच थी वो भी पर्टिकुलर बिरला ब्रांच के नाम से ही है, नागदा के नाम से ही है। उसमें क्या करते हैं कि उन्हीं के ही लोगों की रिसिप्ट और उन्हीं के लोगों की ही सेल बाय और उन्हीं के लोगों की ही डिपॉजिट और लॉन्च वगैरह ये सब एप्लीकेबल होता है। उसमें बैंक अपना दूसरा कोई बिजनेस ना करके सिर्फ जो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के पर्पस से, जो इंडस्ट्री के पर्पस से जो बेनिफिशियल है उसी के अकॉर्डिंग वो ब्रांच डील करती है, काम करती है और पर्टिकुलर उन्हीं के लिए है। जिस तरह से एक एग्जांपल और दे देता हूं इसका, अमूमन सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधानसभाओं में एक ब्रांच होती है, या तो वो पंजाब नेशनल बैंक की होंगी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होगी। वो ब्रांच केवल उस लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी एमएलएज होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, केवल उन्हीं के ही अकाउंट होता है, केवल उन्हीं का ही डिपॉजिट होता है, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट होता है, उन्हीं की पेंशन होती है, उन्हीं की सैलरी होती है और उन्हीं को ही दिया जाता है और उन्हीं का ही एक्सेप्ट होता है।
और उन्हीं को ही देते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूज लाइक एक डिमांड पे हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली की डिमांड पे बैंक ने उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। ऐसे ही मैंने आपको बिरला ग्राम का उदाहरण दिया कि बिरला ने गांव बसाया हुआ है वहां नागदा में, तो उनके लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज हैं। तो ऐसे ही सम इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फ्यू इंडस्ट्रियलिस्ट को ये इस तरह से अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। और कंसाइनमेंट की वैल्यू है जो वो पेमेंट बैंक कर देती है, बैंक पेमेंट एक्सेप्ट कर लेती है, दोनों ही कंडीशन होती है। बैंक पेमेंट भी करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, दैट पर्टिकुलर हुंडी, बिल्स, रिसिप्ट, डिमांड ड्राफ्ट, ये चेक के थ्रू, या एक्सेप्ट भी करती है, ठीक है। एक्टिंग एज ए रेफरी, नेक्स्ट पॉइंट, if desired by the customer, the bank can be referee. Example, who could be referred by the third parties for seeking information regarding the financial position of the customer. मैंने ये पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था कि बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिक में बैंक क्या करती है। सेम इसको इन्होंने ये किया कि एक्टिंग एज ए रेफरी की तरह बैंक रिएक्ट करती है। बैंक साथ में क्या करती है कि LIC कंपनीज को, म्यूचुअल फंड कंपनीज को, या बैंक से खुद से रिलेटेड कंपनीज को, जो उसकी सबऑर्डिनेट कंपनीज हैं, जो उसकी सब कंपनीज है, सबऑर्डिनेट कंपनीज है, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डेटा कि आप हमारे कस्टमर्स को जो अकाउंट में डिटेल हैं, हमारे अकाउंट में कितना उसके में बैलेंस है, कितनी उसकी पावर है परचेजिंग, कितनी उसकी सेलिंग पावर है, कितना उसका टर्नओवर है क्वार्टरली या 6 मंथ का या ईयरली, उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। साथ में थर्ड पार्टीज को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जब हम कोई लोन लेने के लिए जाते हैं तो जो लोन में जो हमारा सिविल रिकॉर्ड खुलता है वो सारी बैंक का इंटरकनेक्शन होता है, जिसके अंतर्गत किसी भी कस्टमर की कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन को कभी भी पता लगाया जा सकता है। तो वो कब पता लगेगा? जब बैंक बताएगी। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे यहाँ रेट डालता है और तो उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है कि आपने बैंक अकाउंट में कब कब क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है। इसका मतलब बैंक ने हमारी डिटेल्स, बैंक ने हमारे ट्रांजेक्शन्स शेयर किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, ठीक है, ITR डिपार्टमेंट के साथ में, अपने ये इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट के साथ में उन्होंने शेयर किया। तो बैंक एक्टिंग एज रेफरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्टिंग एज अंडरराइटर। बैंक आल्सो अंडरराइट द सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर कमीशन। बैंक कमीशन के लिए सिक्योरिटीज को, म्यूचुअल फंड को, शेयर को अंडरराइट करती है, उनके परचेजिंग के, उनके सेलिंग के प्लेटफॉर्म के तौर पे भी काम करती है कमीशन के लिए। अभी बहुत सारी बैंक के ऐप आए हुए हैं जिन ऐप्स के थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, उनके खुद के भी और किसी और के भी। क्या कर रही है बैंक? उसमें कमीशन एजेंट के तौर पे काम कर रही है, अपना प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रही है, अपने कस्टमर्स अवेलेबल करा रही है और उनको फैसिलिटीज दे रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इशूइंग ऑफ ट्रेवलर्स चेक और क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड बहुत कॉमन चीज़ है आज के टाइम पे। अभी हम बैंकिंग जो सर्विसेज हैं उसके अंतर्गत इसको आगे अगली यूनिट में कवर करेंगे। आपको जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या बैंक के चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, इन सारी चीज़ों को उसमें डिस्क्राइब करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बैंक कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, कस्टमर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नीड हैं, कौन कौन सी चाहिए, और किस टाइप से बैंक इनको प्रोवाइड कराती है। कुछ डिमांड पे और कुछ कंपलसरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे क्लियर करेंगे, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ कि जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, घूमते हैं, या किसी भी पर्पज से जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बैंक उनको ट्रैवलर्स चेक प्रोवाइड कराती है। ट्रैवलर्स चेक का मीन्स है एज लाइक क्रेडिट कार्ड, कि आप एडवांस में खर्च कर लो, या आपको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराती है कि आप खर्च कर लो और बाद में आपसे हम टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ले लेंगे, उसको रिटर्न करवा लेंगे। उसमें कुछ एक रिटर्न, उसमें इंटरेस्ट होता है, कुछ एक कंडीशंस होती है उसमें। तो वो ट्रेवलर्स को इशू करते थे पहले क्रेडिट कार्ड, अब तो सभी के लिए हो गए। ये उस टाइम का लिखा हुआ है एक तरीके से क्रेडिट कार्ड में, जिस टाइम पे फॉर्म नई आई थी तो ट्रेवलर्स के लिए हुई थी कि ऑन डिमांड हम आपको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कराएंगे, जिसमें आप, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, अगर आपके बैंक में अकाउंट में खाते में पैसे नहीं है, तो भी आप इतने लिमिट तक खर्च कर सकते हैं, वो आप यहाँ के पे कर देना वापस, कोई इशू नहीं। इस टाइप से ट्रैवलर्स चेक जो होते हैं वो भी इसी टाइप के चेक होते हैं कि आप दूसरे शहर में जाके या दूसरी कंट्रीज में जाके अपने किसी भी बैंक को देके और पेमेंट ले सकते हो, और उसके बाद में वो बैंक, ये जो अपनी होम ब्रांच है, उससे वो पैसा कलेक्ट कर लेगी। फैसिलिटीज टोटली। इशूइंग गिफ्ट चेक। अच्छा, गिफ्ट चेक क्या होता है? गिफ्ट चेक में शादी में गए हम,
तो हम शादी में क्या देते हैं, एनवलप देते हैं, 500, 1000, 2100, 3100, 5100। तो हम 5100 रुपये का लिफाफा दे रहे हैं, एनवलप दे रहे हैं, हम 1100 रुपये का एनवलप दे रहे हैं। तो ये जो एनवलप्स हैं ये बैंक भी दे रही है एज लाइक चेक, गिफ्ट चेक। उसमें 501 का, 1001 का, 1101 का, अपने 2101 का, ऐसे बैंक गिफ्ट चेक इशू करती है। आप भी अपनी ब्रांच से, अपनी बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि मुझे गिफ्ट चेक चाहिए और 501 वाले गिफ्ट चेक चाहिए। तो बैंक आपको, जैसे आपने डिमांड करी 25 पेज की चाहिए या 100 पेज की चाहिए, 50 पेज की चाहिए, तो नॉमिनल चार्ज पे चार्ज लेगी बैंक उसको प्रिंट कराने का, उस पर आपका नेम होता है बेसिकली। तो आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आप वो वाला गिफ्ट चेक आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। उसमें 501 रुपीज़ लिखा होगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब हाइड होगा, आपका नेम लिखा होगा। बस वो जाके जब अपने बैंक को देंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, उनको 501 रुपीज़ उनके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो ये गिफ्ट चेक की थीम है, लेकिन ये डिमांड पे अवेलेबल होती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं। इसलिए अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको नॉमिनल प्राइस पे बैंक अवेलेबल करा देगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसमें आता है, पॉइंट आती है, वो आती है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हम पिछले 2 बार क्लियर कर चुके कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है, उनकी करेंसी को एक्सचेंज करती है, उनकी करेंसी को सेल एंड बाय करती है। ठीक है। और मेंटेन करती है, कंट्रोल करती है, फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती है बैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट आती है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। मर्चेंट बैंकिंग सर्विस में तो अब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई। पहले मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में कुछ ही चीज़ें होती थी जिसमें फास्ट कैश वगैरह ये सर्विस होती थी, आपको ज़्यादा नहीं मतलब बैंकिंग फॉर्मेलिटीज़ के बीच में पढ़ना पड़े आपको, क्योंकि उस टाइम पे ऑफलाइन वर्क होता था बैंक का, ऑनलाइन वर्क से नहीं, ऑनलाइन अकाउंट नहीं होती थी, पासबुक जाते, मैनुअल वर्क होता था, उसमें करते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ, तो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में अब आज के टाइम पे तो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इसके अलावा अपने ई प्रिंटिंग, ई पासबुक, ऐसी बहुत सारी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गई हैं। आपको कैश अपने मशीन में, एटीएम मशीन में कैश डिपॉजिट करना, कैश रिसीव करना, ये सब मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज में और इनमें काउंट होती है। इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो है वो है बैंकिंग सेक्टर्स। तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट बैंकिंग आती है। कॉर्पोरेट मींस का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनकी बैंकिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें जब रिलेट करते हैं आपस में तो कॉर्पोरेट सेक्टर बनता है। और कॉर्पोरेट बैंकिंग का मतलब होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना। अच्छा, पहला पॉइंट ये क्यों है? कॉमर्शलाइज बैंकिंग हो सकता था, रूरल बैंकिंग हो सकता था, एक बिग बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया जिसको अदर कंट्रीज ने भी अडॉप्ट किया, रूरल बैंकिंग सिस्टम को। इसके अलावा हम बात करें रिटेल बैंकिंग, और रिटेल बैंकिंग के अलावा हम बात करें एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, इस टाइप की, या माइक्रो क्रेडिट कंपनीज जो हम बात करें, ये सब 1 मिनट स्टूडेंट्स। हाँ जी, नहीं चल रही अभी, है टाइम 4 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। सो कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर के लिए।
बैंक के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आगे हम वैसे रिपोर्ट्स में और इन सब में पढ़ेंगे कि आपको जो छोटे कस्टमर्स हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम रखनी है। आप उनको जो लोन लेंडिंग देंगे, जो आप उनको लेंडिंग करेंगे, जो आप उनको लोन एंड एडवांसेस देंगे, उसमें आप एक लिमिटेड जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट का आप उनसे रिसीव करेंगे। ये आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरेस्ट रेट डिस्क्राइब करती है, डिसाइड करती है और बैंक को कंट्रोल करती है कस्टमर पर्पज से। बट इन कॉर्पोरेट सेक्टर में जब इंडस्ट्रीज को बैंक लोन देती है तो बैंक को कहीं ना कहीं एक इसमें छूट मिलती है, कहीं ना कहीं उसको एक फैसिलिटी मिलती है कि आप भी बता दीजिए कि आप कितने परसेंटेज तक दे सकती हैं और फिर उसके बाद गाइडलाइंस भी तय की जाती है ऊपर से। तो उसको एक कहीं ना कहीं बैंकिंग फैक्टर से भी और बैंक के हित से भी जोड़ के उनके बैंक के स्टेक से भी जोड़ के देखा जाता है उस चीज को। तो बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर जो होता है वो बेसिकली बैंकिंग के लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है, इसलिए फर्स्ट नंबर पे उसको यहाँ पे ये रखते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ाते हैं, देखते हैं उसको। तो सर्विसेज जो देते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट को, इंडस्ट्रीज को, उसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड द वर्किंग कैपिटल एंड टर्म्स, लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग जो होते हैं वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, ठीक है। एंड टर्म्स लोन प्रोवाइड कराते हैं जिसमें एक किस्तों में लोन प्रोवाइड कराते हैं, किस्तों में उनको चुका सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। टर्म लोन एक स्पेशल टर्म के लिए 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, दोनों ही होते हैं टर्म लोन में। वाइस वर्सा होती है, ऐसा नहीं है टर्म लोन का मतलब सिर्फ 20 ईयर्स से मतलब है या 15 ईयर्स से मतलब है। टर्म लोन का मतलब ये भी होता है कि आप इन टर्म प्रोवाइड करा सकते हैं अलग अलग टर्म्स में। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है इंडस्ट्रीज को, एक स्पेशल उनकी कंसेंट लेने के बाद में, उनकी बैलेंस शीट देखने के बाद में, उनके करंट अकाउंट की जो डेटा है वो देखने के बाद में एक उनकी लिमिट, हाँ दिव्या अभी रखेंगे क्वेश्चन आयर, उनकी एक लिमिट तय की जाती है कि आपको हम इतने तक ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। तो बैंक इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहार पे, कॉर्पोरेट सेक्टर के बिहार पे दूसरे लोगों को एडवांस पेमेंट भी कर देती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, इसलिए कि अगर आज एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं चेक देता हूँ 5 लाख का और वो किसी दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को पे करना है तो बैंक एज ए कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्विस के अंतर्गत उसको पे कर देती है। बिल डिस्काउंटिंग, बेस के डिस्काउंटिंग सर्विसेज देती है, ठीक है। इसके बाद में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, जो उनके न्यू प्रोजेक्ट होते हैं उनको फाइनेंसिंग सर्विसेज देती है कि प्रोजेक्ट अपना दे दिया, उनको फाइनेंसिंग करना। जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, मान लीजिए शू कंपनी है और वो अपने उसके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उनको एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है स्लीपर्स के लिए कि मुझे एक न्यू जनरेशन के जो स्लीपर्स अभी चल रहे हैं फॉर्म बेस, उसके लिए एक प्लांट लगाना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है फॉर्म बेस, चप्पल बनाना, स्लीपर बनाना है जो भी है, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं। तो बैंकिंग जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग के अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराती है प्रोजेक्ट फाइनेंस और उनको देती है जो ऑलरेडी डेवलप है, उनको जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, प्लान लगाना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है इसका पॉइंट अगर बात करें हम, कैश मैनेजमेंट, both short term holdings of cash as well as fund held or longer periods। कैश मैनेजमेंट करती है बैंक इसमें, कॉर्पोरेट बैंकिंग के सेक्टर में, और उनका करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट बैंक के पास होता है, बैंक उसको ऑपरेट करती है, उसके ऊपर उनको ब्याज करंट अकाउंट पे मिलता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बैंक को उससे फायदा होता है क्योंकि वो मनी बैंक के पास होती है। कई बार बैंक इंटरनली उसको भी फाइनलाइज कर लेती है कि इनके अकाउंट में कितनी टाइम के लिए करंट अकाउंट में ये मनी रहेगी, बैंक उसका भी यूज करती है। वैसे बेसिकली बैंक की थ्योरी ये है कि करंट अकाउंट पे बैंक कभी भी अर्न नहीं कर पाती है, इसलिए बैंक इंटरेस्ट भी पे नहीं करती है, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट से करंट अकाउंट पे बैंक रिसीव करती है इंटरेस्ट, करंट अकाउंट पे चार्ज लगाती है। करंट अकाउंट पे कई तरह के चार्ज लगते हैं, एक लिमिट से ज्यादा पैसा होने पे भी, एक लिमिट से कम पैसा होने पे भी, और इसके अलावा टर्म के अकॉर्डिंग भी, एक निश्चित डेट को कितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग भी कई छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो अलग अलग बैंक की अलग अलग होती है। इंडस्ट्रियलिस्ट बैंक की अलग होती है और प्राइवेट सेक्टर बैंक की अलग होती है, फॉरेन बैंक्स की अलग होती है, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अलग होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म होल्डिंग करती है बैंक कैश मैनेजमेंट में, और कैश एज वेल एज फंड हेल्ड ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड। कैश मैनेजमेंट तो
बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग का एक काम है कैश मैनेजमेंट। तो क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द डीलिंग कॉर्पोरेट सेक्टर की कैश मैनेजमेंट में ही होती है, कैश में ही होती है। उनको कभी भी किसी भी टाइम पे करंट अकाउंट से पैसा रिलीज करना होता है या कभी भी उसको रिसीव करना होता है, तो दोनों तरह से। फिर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट अरेंजमेंट। फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, माल को किसी भी कंट्री से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए या किसी भी कंट्री से माल इंपोर्ट करने के लिए भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराती हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्रेडिट अरेंजमेंट भी करती है, इंक्लूडिंग उसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट अरेंजमेंट भी होते हैं, उधार जो भी चलते हैं एक्सपोर्ट में, ये सारी चीज़ें वो अरेंजमेंट भी करती हैं। और प्रोजेक्ट फाइनेंस, ये मैं एक बार क्लियर कर चुका हूँ कि किस तरह से बैंक प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, बट इंडस्ट्रीज के या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के या किसी भी बिजनेस सेक्टर के। फिर आती है ट्रांसमिशन एंड रिसिप्ट ऑफ मनी। तो ट्रांसमिशन रिसिप्ट ऑफ मनी, मनी जो रिसिप्ट करना या उसके बिल्स होना या उसकी अब जो रिमेरिट या रिमिट जो मनी है या कैश है, इस टाइप की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना कॉर्पोरेट सर्विसेज के अकॉर्डिंग। फिर है हैंडलिंग फॉरेन करेंसी एंड हेडिंग अगेंस्ट चेंजेस इन वैल्यू, ये शायद वो है। बेसिकली फॉरेन करेंसी को हैंडल करना, क्योंकि मल्टीनेशनल अगर कंपनी है, एमएनसी है, तो उसका मल्टीनेशनल करेंसी में ही वर्क होता है, तो उसकी फॉरेन करेंसी को हैंडल करना, उसकी फॉरेन करेंसी को रिसीव करना या फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करना अपने वैल्यू में, अपने अकॉर्डिंग, तो ये सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट्स क्लास का टाइम अभी ओवर हो चुका है, किसी का कोई क्वेश्चन था तो पूछ सकते हैं, बाकी जो यूनिट का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट क्लास में करते हुए सेकंड यूनिट नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सेकंड यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, कंप्लीट कर देंगे। तो अभी आपका कोई क्वेश्चन है दिव्या सागर, बताइए। सर लाइक ये जो कॉर्पोरेट बैंकिंग होती है, ये हाँ। जो प्राइमरी फंक्शंस आपने बताया, दूसरे जनरल फंक्शंस बताए, सेकेंडरी फंक्शन, वो ये इसमें किसमें क्या कहते आती है? कॉर्पोरेट बैंकिंग मतलब अलग होती है दोनों से? नहीं, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी प्राइमरी फंक्शन सेम है। कॉर्पोरेट बैंकिंग भी प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी और लैंडिंग और लोन उनको फंक्शंस देगी। बेसिकली कॉर्पोरेट बैंकिंग का ही पार्ट है। अगर हम बात करें तो एसबीआई भी कॉर्पोरेट बैंकिंग कर रही है, एसबीआई भी रिटेल बैंकिंग कर रही है, एसबीआई भी रूरल बैंकिंग कर रही है। लेकिन अब जैसे एसबीआई प्योर रूरल बैंकिंग में नहीं है, लेकिन हम बात करें कि ग्रामीण बैंकों को जो बड़ी बैंक है, बिग बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उसने बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से अलग अलग स्टेट में बैंक खोली हुई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। तो वो उनको फाइनेंस सर्विसेज देती हैं, वो उनको फैसिलिटीज देती है, वो उनको रिस्क सिक्योर करती हैं। तो एज लाइक कॉर्पोरेट बैंकिंग सभी बैंकों के पार्ट ऑफ सिस्टम है आज के टाइम पे। पहले के जो सिनेरियो थे उसमें कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग ही होती थी, जैसे डीएलएफ होती थी, या मतलब पहले जो अपने हाउसिंग सोसाइटी का एक फाइनेंस की थी कि बैंक एक अलग ही थी, हाउसिंग फाइनेंस बैंक कुछ करके, और ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग बैंक थी, है ना। एक आईडीबीआई बैंक है अभी भी जो चल रही है, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट एंड बिजनेस के लिए है। एक नाबार्ड का भी एक बैंकिंग कोई इक्विपमेंट है जिसके थ्रू वो इनको रूरल बैंकिंग को सपोर्ट करता है। तो इस टाइप से जैसे हर बैंक कॉर्पोरेट बैंक में भी डील कर रही है आज के टाइम पे, और रिटेल बैंक एंड रूरल बैंक में भी डील कर रही है। बट स्पेशली कुछ बैंक होते हैं जो सिर्फ इसी के ही होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की, वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनलाइज करते हैं। बट दोनों में ही प्राइमरी फंक्शन सेम है। प्राइमरी फंक्शंस तो होते ही हैं उनके, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लैंडिंग करना, और सेकेंडरी फंक्शंस में उनकी लिमिटेशंस होती है कि वो क्या क्या दे रहे हैं और क्या क्या रिसीव कर रहे हैं फैसिलिटीज, ठीक है। आज की क्लास ओवर करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वही 3 to 5, और कल मिलते हैं, बाकी पोर्शन सारा कल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके थैंक यू सर। Yes, sir. ओके सर। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. हेलो कमलेश। हाँ अभिषेक पुकले।
हेलो अभिषेक पुगले, How are you? आई एम फाइन एंड यू? I am not fine बट व्हाई? because of pressure of study. Oh, now what are you doing, man? Nothing. I am audible. हेलो अभिषेक जी, हेलो हेलो अभिषेक, हेलो भाई अभिषेक, चलो रिमूव करते हैं इसको अभी।